तो फ्रेंड्स, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन ऑफ डेली न्यूज एनालिसिस, जहां पे हम दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है उनको गो थ्रू करेंगे और उनको अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज 5 जनवरी हो चुका है, तो सारी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज हमें कवर करनी है वो है कि जो यूएस ने अभी इंटरवेंशन करा है वेनेजुएला के अंदर में। सो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इस न्यूज को आप मान सकते हैं कि इस साल की शायद सबसे बड़ी न्यूज हो सकती है, बिकॉज आई डोंट सी कि ये जो इवेंट हुआ है इसके जो रिपरकशंस हैं, इसके जो इंडिया के ऊपर पे कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, वर्ल्ड ओवर कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, वो कोई शॉर्ट टर्म नहीं होंगे, वो लॉन्ग टर्म होने वाले हैं। एंड पॉसिबली इट कैन बी अ टर्निंग पॉइंट इन द करंट ग्लोबल ऑर्डर ऑल्सो, कि ग्लोबल ऑर्डर में कंट्रीज की क्या पोजीशंस रही है, क्या उनके प्रिंसिपल्स रहे, शायद ये पूरे इस प्रिंसिपल्स को ही, इस ग्लोबल ऑर्डर को ही डिस्टर्ब कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज टॉपिक, विच इज यूएस इंटरवेंशन इन वेनेजुएला। लेकिन इस इंटरवेंशन को समझने से पहले आपके लिए ज्यादा जरूरी ये समझना है कि जब यूएस टाइप से इंटरवीन करता है तो वो किस पॉलिसी बेसिस पे, किस डॉक्ट्रिनल बेसिस के ऊपर पे अपने आप को जस्टिफाई करता है। तो जो यूएस अपने आप को जस्टिफिकेशन देता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मॉनरो डॉक्ट्रिन। तो ये जो डॉक्ट्रिन है, ये कोई आज की डॉक्ट्रिन नहीं है। ओके, इट्स नॉट समथिंग जो यूएस ने अभी पिछले डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में यहां पे ड्राफ्ट किया है। ये जो डॉक्ट्रिन है ये 200 इयर्स पुरानी हो चुकी है, एंड दैट इज द मॉनरो डॉक्ट्रिन ऑफ 1823। अब ये जो डॉक्ट्रिन है, जब यूएस ने इस डॉक्ट्रिन को क्रिएट करा था तो इट वाज फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस, बहुत ही बिनाइन पर्पस के लिए इसे क्रिएट किया गया था। एंड इट वाज बिकॉज कि 1823 वाज द टाइम जब यूरोपियन इंपेरियलिज्म, यूरोपियन कोलोनाइजेशन या कॉलोनियलिज्म जो था वो उसके पीक पे था। इट वाज एट इट्स पीक। अगर आपको याद हो, दिस वाज द पीरियड, एंड इसके भी कोई 25-30 साल बाद आपके 1857 के अंदर में हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। एंड इसके बाद जाके ईस्ट इंडिया कंपनी से जो इंडिया का जो पूरा सेटअप होता है वो सीधे के सीधे जो आपकी ब्रिटिश मोनार्की उसके अंडर में आता है। ओके, तो यू कैन सी हियर कि कितनी पुरानी मॉनरो डॉक्ट्रिन है। तो कहीं ना कहीं ये एक डिफेंसिव डॉक्ट्रिन थी, वेयर यूएस वांटेड कि जो यूरोपियन इंपेरियलिस्ट पावर्स हैं वो यूएस एंड उसका जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है, यानी कि पूरा का पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जो दोनों अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, वहां पे कोई भी यूरोपियन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। एंड यहां पे मॉनरो डॉक्ट्रिन क्लियरली ये स्टेट करती थी कि अगर कोई भी यूरोपियन इंटरवेंशन यूएस के नेबरहुड में भी होता है, यानी आसपास के साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की किसी कंट्री में होता है, तो उस यूरोपियन इंटरवेंशन को इट वुड बी कंसिडर्ड अ हॉस्टाइल एक्ट अगेंस्ट द यूएस इटसेल्फ। तो अगर कोई भी यूरोपियन कंट्री इंटरफेयर करती है उनके इंटरनल अफेयर्स में, नॉट जस्ट ऑफ यूएस बट ऑफ इट्स इमीडिएट नेबरहुड ऑल्सो, तो उसको वो हॉस्टाइल एक्ट कंसिडर करके उसके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। ओके, एंड यहां पे कहीं ना कहीं यूएस वांटेड टू क्रिएट इट्स ओन डोमिनेंस इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड। तो जो उसके आसपास की कंट्रीज थी, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका की हो, साउथ अमेरिका की हो, वहां पे वो एक कंप्लीट डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता था, अपने लिए एक सिक्योरिटी पैरामीटर क्रिएट करना चाहता था। ओके, एक सिक्योरिटी पैरामीटर क्रिएट करना चाहता। तो आप ऐसे समझिए कि अगर किसी भी यूरोपियन पावर को यूएस में अपनी डोमिनेंस क्रिएट करनी है, या यूएस के ऊपर पे या अमेरिका के ऊपर पे अपना डोमिनेंस क्रिएट करना है, तो वहां से तो वो डायरेक्टली नहीं कर पाएगा। पहले उसको यूएस के आसपास में अपना कोई बेस क्रिएट करना होगा। लेकिन अगर यूएस यही अपनी पॉलिसी बना लेता है कि कोई भी यूरोपियन पावर उसके आसपास के कंट्री में भी अपना इंटरवेंशन नहीं करेगी, इंटरफेरेंस नहीं करेगी, सो इट वाज बट ऑब्वियस कि आप एक अपना बहुत ही सक्सेसफुल सिक्योरिटी पैरामीटर जो है वो क्रिएट कर लोगे। लेकिन जैसा कि किसी भी कोई पॉलिसी या डॉक्ट्रिन के साथ होता है कि चाहे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही पॉजिटिव पर्पस के स्टार्ट करी गई हो, लेकिन विद टाइम वहां पे नेगेटिविटी जुड़ जाती है। जैसे कि विद टाइम यही जो आपकी पॉलिसी थी, यूएस की जो पॉलिसी थी, विद टाइम यही जस्टिफिकेटरी टूल बन गया यूएस का टू इम्पोज इट्स डोमिनेंस इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड। तो इसी पॉलिसी को वो मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, एंड इसी के थ्रू वो जस्टिफाई करने लग गया इट्स इंटरफेरेंस इन इट्स नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो।
एंड ये जो जस्टिफिकेशन था, ये जो उनका इंटरफेरेंस था, ये अगले 200 साल में, 200 साल तो क्या, आप 1980s 90s तक भी देखोगे तो करीब करीब इस पीरियड में यूएस ने 41 इंटरवेंशंस करे थे। एंड मेजरली इन 41 इंटरवेंशन के अंदर में उन्होंने उस गवर्नमेंट्स को, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या कोई डिक्टेटरशिप है, उन्होंने उन पर्संस को, उन गवर्नमेंट को उन कंट्रीज में अलाउ किया है जो यूएस के फेवर में थे, विच वर फेवरिंग यूएस। एंड यूएसए का हमेशा से ये पॉलिसी रहा है, अगर एक बेसिक पॉलिसी बताओ, यूएस की पॉलिसी रहा है कि माय इंटरेस्ट इज द सुपीरियर ऑफ ऑल। मैं इंटरनेशनल लॉ नहीं मानूंगा, मैं कोई भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को, कस्टम्स को फॉलो नहीं करूंगा, एज लॉन्ग एज मेरे इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं। तो जो हम सोचते हैं कि सुपर पावर्स होते हैं वो एथिकली वर्क करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएस ने, जब भी यूएस का इंटरेस्ट आया है, उसने कभी भी इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करा है। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये एक टेक्स्ट बुक टाइप का रजीम चेंज है। जैसे कि यूएस ने जब इराक के ऊपर पे सद्दाम हुसैन का नाम देके कि उनके पास में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और वहां पे रजीम चेंज करा था, और सिमिलरली यहां पर भी निकोलस माडुरो को क्या बोला कि ही इज इन्वॉल्व इन नार्को टेररिज्म, कि यहां से हमारे पास में यूएस के अंदर में ड्रग ट्रेड हो रही है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल निकोलस माडुरो, जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है, ही इज द वन जो इसको कंडक्ट करा रहा है। और उस ग्राउंड पे क्या करा, वेनेजुएला के अंदर में जो यूएस के अगेंस्ट में गवर्नमेंट थी, उसको चेंज करने की कोशिश करी जा रही। तो कहीं ना कहीं कभी डेमोक्रेसी का नाम देके, कभी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम देके, कभी टेररिज्म का नाम देके, कभी नार्को या ड्रग ट्रेड का नाम देके, यहां पे यूएस अपने इलीगल एक्ट्स को जस्टिफाई करता रहा है। एंड आप यहां देख सकते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि इंटरनेशनल लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, तो उसको शायद हमारे इंडिया के जो देसी लोग हैं वो सबसे इजी समझा सकते हैं कि एक ही प्रिंसिपल वर्क करता है इंटरनेशनल लॉ में, और वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो चाहे यूएस हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, जिसके पास जितनी पावर होगी, स्पेसिफिकली हार्ड पावर होगी, वो ही इस पूरे वर्ल्ड को, वही पूरे इस वर्ल्ड के रूल्स भी सेट करेगा, और जब चाहे उन रूल्स को ब्रेक भी कर सकता है, और जहां चाहे वहां अपनी डोमिनेंस को यहां पे इंपोज कर सकता है। तो ऐसा ही कुछ हम क्या देख रहे हैं, ऐसा ही कुछ हम यूएस के एक्शंस में देख रहे हैं, रिपीट होता हुआ टाइम एंड अगेन। जब भी कोई कंट्री में कुछ भी ऐसा होता है जो यूएस के फंडामेंटल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है, तो यूएस लॉज को ब्रेक करके, स्पेशली इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करके, उसके अगेंस्ट में एक्शन लेते हुए सबसे आगे खड़ा होता है। ओके, तो यहां पर भी हमने क्या देखा है कि जो पॉलिसी ऑफ यूएस रही है, इंटरवेंशनिज्म की पॉलिसी रही है, उसको भी इवॉल्व होते देखा गया। जैसे कि ओरिजिनली आप लेट 1920 सेंचुरी में देखते हो, तो इनिशियली तो ये एंटी कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में थी। तो जब 1823 में पॉलिसी आई, इट वॉज ड्राफ्टेड एज समथिंग विच वॉज अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन, क्योंकि यूएस भी कैपिटलिज्म फॉलो करना चाह रहा था, और कैपिटलिज्म तभी सक्सेसफुल हो सकता है व्हेन यू हैव अ फ्री मार्केट। अगर एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री की कॉलोनी है, तो इट्स नॉट अ फ्री मार्केट, वो ओपन मार्केट नहीं है, तो यूएस वहां पे अपना जो स्प्रेड है वो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी ये एक एंटी कॉलोनियल पॉलिसी थी। बट विथ टाइम यहाँ पे जैसे जैसे, स्पेसिफिकली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, जैसे जैसे यूएस पावरफुल हुआ है, सो इट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम एंटी कॉलोनिज्म टू रीजनल हेजेमनी। तो जैसे ही यूएस बिकेम श्योर अबाउट इट्स पावर, तो उसके बाद पे इसने इस प्रिंसिपल को यूज करा है, मॉनरो डॉक्ट्रिन को यूज करा है, टू स्टैब्लिश इट्स रीजनल हेजेमनी, कि यहां पे जो नेबरिंग कंट्रीज है, वहां बाहर की कोई कंट्री इंटरफेयर भी नहीं करेगी। एट द सेम टाइम अगर इन कंट्रीज के अंदर में भी कोई एंटी यूएस रजीम स्टैब्लिश हो जाती है, तो उनको भी रिमूव करने का यूएस ने एक तरीके से अपना इनहेरेंट राइट मान लिया यहाँ पे। ओके, की मोटिवेशंस क्या रहे इस चीज के, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइटेरिया, विच इज कि इट वांटेड टू प्रमोट अमेरिकन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। सो इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि यूएस किसी कंट्री में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरफेयर कर रहा है। इससे पहले आई हैव ऑलरेडी गिवन यू वन एग्जांपल कि 41 टाइम्स यूएस जो है वो इंटरफेयर कर चुका है, चाहे क्यूबा हो, चाहे निकारागुआ हो, चाहे कोलंबिया हो, चाहे वेनेजुएला हो, इन सब कंट्रीज के अंदर में भी यूएस पहले भी इंटरफेयर कर चुका है, एंड डायरेक्टली इंटरफेयर कर चुका है। इट्स नॉट इनडायरेक्ट इंटरवेंशन कि वहां पे वो किसी जो लोकल ग्रुप है उनको सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली मिलिट्री इंटरवेंशन इन कंट्रीज में करे जा चुके हैं। और इट इज ऑल्सो नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि यूएस ने किसी फॉरेन स्टेट के किसी सिटिंग प्रेसिडेंट को इस तरीके से कैप्चर करा हो, इंप्रिजन करा हो। इससे पहले भी वो लैटिन अमेरिका में भी, एंड ऑल्सो सद्दाम हुसैन का तो एग्जांपल है ही, इस तरह के एक्ट्स वो पहले भी कर चुका है। ओके, इसके अलावा
आई होप यू आर अवेयर कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद में एक और वॉर स्टार्ट हुआ था जो करीब करीब 50-60 साल तक चला। दैट वाज द कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर के अंदर में सबने एक अपना अपना अलग चश्मा लगा लिया था कि या तो आप कैपिटलिस्ट हो या आप सोशलिस्ट हो। तो जहां पर भी सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट मूवमेंट अगर किसी भी कंट्री में, लैटिन अमेरिका कंट्री में स्टार्ट होते या वो पॉपुलर होना स्टार्ट होते, तो उसी टाइम में जो यूएस है वो इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देता। अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी गुड एग्जांपल वुड बी द कंट्री ऑफ क्यूबा, जहां पे हमेशा यूएस ने रजीम चेंज करने की कोशिश करी है वहां पे, क्योंकि एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और वो उसके बिल्कुल बैकडोर के अंदर में ही खड़ा है। तीसरा है, इट वांटेड टू मेंटेन अ पॉलिटिकल रजीम फेवरेबल टू वॉशिंगटन। और एग्जांपल्स में आप देखिए जैसे ग्वाटेमाला, चिली और पनामा। तो ये सबसे लेटेस्ट एग्जांपल था बिफोर द वेनेजुएला इंसिडेंट, जब लास्ट टाइम यूएस ने कहीं किसी गवर्नमेंट में यहां पे इंटरफेयर करा हो। ओके, तो ये एग्जांपल्स हैं। और अभी आपने रिसेंटली देखा हो कि चाइना ने जब अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर पनामा को हेल्प करने की कोशिश करी, पनामा कैनाल को रेगुलेट करना, वहां पे उसको ऑपरेट करना स्टार्ट किया, तो यूएस ने पनामा को थ्रेटन करा कि या तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कर दीजिए, नहीं तो यूएस वहां पे इंटरेस्ट या वहां पे यूएस जो है वो इंटरफेयर करेगा। तो पनामा ने स्मार्टली क्या करा, इट अंडरस्टूड कि ये यहाँ पे यूएस के अगेंस्ट नहीं जा पाएगा, तो पनामा ने चाइना के जो कंपनीज थे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिया। एंड दैट्स व्हाई देयर वाज नो गवर्नमेंट चेंज और रजीम चेंज इन पनामा इन दिस ईयर। नहीं तो वेनेजुएला के अलावा पनामा भी एक ऐसी कंट्री बन सकता था जिसमें 24 के अंदर में ही, 2024 में ही एक रजीम चेंज हो जाता। ओके, अब यहां पे हमने मॉनरो डॉक्ट्रिन तो पढ़ ली है, बट जहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप होगा, इट वुड वांट कि जो कुछ भी हो रहा है वो ट्रंप के नाम पे हो या डोनाल्ड के नाम पे हो। तो मॉनरो से अब जो नई डॉक्ट्रिन बनी है वो है डॉनरो डॉक्ट्रिन। अब ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो मैं पार्ट आपको पढ़ा रहा हूं, आप ये चीज समझिएगा कि ये सिर्फ जीके के लिए नहीं, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पे सिर्फ नाम से हमें मतलब नहीं है, हमें उस डॉक्ट्रिन को, उस पॉलिसी को समझना भी बहुत जरूरी है। तो डॉनरो डॉक्ट्रिन क्या है, तो मॉनरो का ये रीब्रांडिंग है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसको हम डॉन रो डॉक्ट्रिन कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का डॉन इसमें ऐड कर दिया हमने। ऑब्जेक्टिव क्या है? सो द ऑब्जेक्टिव इज टू बेसिकली अगेन अगेन रीअसर्ट यूएस डोमिनेंस। तो यूएस का जो डोमिनेंस, और डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार क्लेम भी करते रहे कि बराक ओबामा के टाइम में, जो बाइडेन के टाइम में, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट्स रहे हैं, यूएस का जो डोमिनेंस है वो उसके नेबरहुड में कम हुआ है। एंड ही क्लेम्स कि मैं वापस से अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहता हूं। तो उनका तो कैंपेन स्लोगन ये था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जैसे कि वो पहले ग्रेट नहीं था और अब उसे ग्रेट बनना है वापस से। तो इसलिए एक उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि यूएस जो एक सुपर पावर है, डोमिनेंट पावर है, वापस से उसको एक डोमिनेंट पावर बनाना है। सेकेंड चीज व्हाट इट वांटेड, कि इट वांट कि यहां पे जो चाइनीज और रशियन इन्फ्लुएंस, रशिया तो कहने की बात है, इट इज मेनली द चाइनीज इन्फ्लुएंस जो इसके रीजन में इंक्रीज हुआ है, स्पेसिफिकली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज लाइक वेनेजुएला। जैसे कि वेनेजुएला जो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स कंटेन करता है वर्ल्ड के, इट हैज बीन द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर, वन ऑफ द लार्जेस्ट, नॉट लार्जेस्ट बट वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू चाइना। ये यहां पे डायरेक्टली काउंटर किसको कर रहा था? यूएस को कर रहा था। इसलिए चाइना का, रशिया का, इनका इन्फ्लुएंस भी रिड्यूस करने के लिए भी ये डॉनरो डॉक्ट्रिन जो है इसको इन्होंने स्टैब्लिश करा है। अब दूसरी चीज आपको जो समझनी है, क्या ये डॉनरो डॉक्ट्रिन इज ओनली फॉर दी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज या जो यूएस का इमीडिएट नेबरहुड है, क्या सिर्फ उसके लिए? सो आंसर वुड बी नो। यहां पे जो ये डॉनरो डॉक्ट्रिन है, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। कहीं पर भी ये सिर्फ और सिर्फ अपने नेबरहुड की बात नहीं करता है, इट इज अ डॉक्ट्रिन फॉर द होल वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर में ही इस डॉक्ट्रिन को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जहां पे दे don't just want reassertion of US dominance in its neighborhood but all over the world again। तो जैसे कि मिडल ईस्ट के अंदर में, साउथ एशियन कंट्रीज में यूएस का डोमिनेंस रहा था, तो उसी तरीके से वापस से दे वांट टू रीअसर्ट इट। सेकेंड इज चाइनीज रशियन इन्फ्लुएंस, सिर्फ और सिर्फ आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज नहीं, एशिया में भी, अफ्रीका में भी, सारे कंट्रीज के अंदर में वापस से इट वांट्स टू ब्लॉक चाइनीज एंड रशियन इन्फ्लुएंस। और ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? रिटर्न टू स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स क्या होता है? तो रशिया ने जो यूक्रेन को अटैक करने का एक रीजन दिया था। तो रशिया का क्लेम ये है कि जो यूक्रेन है, इट टचेस इट्स बॉर्डर विथ रशिया, और ये जो रीजन है, हियर इट डजंट वांट कि कोई और कंट्री उसके नेबरहुड के में आके
पावरफुल बने, जैसे कि यूक्रेन वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ नेटो, एंड रशिया को ये चीज बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी कि नेटो, जिसका क्रिएशन यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए किया गया था और यूएसएसआर का सक्सेसर स्टेट रशिया ही है, तो ये किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जो टेरिटरी है, अपनी जो बॉर्डर्स है उसके पास में आना अलाउ नहीं कर सकता है। एंड वन ऑफ द रीजन एटलीस्ट गिवन बाय व्लादिमीर पुतिन फॉर अटैकिंग यूक्रेन वाज कि बिकॉज यूक्रेन वाज ट्राइंग टू बिकम पार्ट ऑफ नेटो, इट वाज गोइंग अवे फ्रॉम रशिया, यानी कि उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो यहां पे रिड्यूस हो रहा था। तो इसी कंटेक्स्ट में यहां पे रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। तो ये कहीं ना कहीं यूएस भी जो पहले, अगर आप 1980s 90s का टाइम देखोगे, 70s 60s का भी टाइम देखोगे, तो यूएस ने वहां वहां पे हर जगह में, मिडल ईस्ट के अंदर में, एशिया के अंदर में, साउथ अमेरिका तो ऑब्वियसली था ही, अफ्रीका था, हर जगह में अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मेंटेन करे थे कि यहां पे अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, सो हु इज गोइंग टू बी द वन जो इंटरफेयर कर सकता है, इट इज गोइंग टू बी यूएस। तो वापस से अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डॉक्ट्रिन को इन्होंने फॉलो किया है, और इट्स अ डिपार्चर फ्रॉम मल्टीलैटरलिज्म, कि रेदर देन हम यूनाइटेड नेशंस को फॉलो करें, हम यहां पे एक ग्लोबल बॉडी क्रिएट करें जो इंटरफेयर करेगी इस टाइप के केसेस में, इट इज मूविंग अवे, डिपार्चरिंग फ्रॉम योर मल्टीलैटरलिज्म एंड फ्रॉम अ सिंगल पावर बॉडीज। ओके, तो यहां पे यूएस ने क्या करा है कि इसने जो इसका कॉन्फिडेंस था एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर में, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में, वहां से ये उसका एक डिपार्चर शो करता है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप डॉनरो डॉक्ट्रिन को, अगर आप यहां पे यूएस का एटीट्यूड देखो फॉर द लास्ट 3-4 इयर्स, तो आप ये भी देखोगे कि स्पेसिफिकली जो डोनाल्ड ट्रंप रहे या उनकी जो आइडियोलॉजी वाले लोग रहे, ऑल ऑफ देम आर ऑफ द व्यू कि इनको मल्टीलैटरलिज्म को यहां पे एंड ही कर देना चाहिए। इट इज अगेन द टाइम जब यूएस वापस से एक डोमिनेंट सुपर पावर की तरह बिहेव करना स्टार्ट करे। तो कहीं ना कहीं ये उसको भी शो करता है। ओके, तो बिफोर अब हम पढ़ेंगे कि वेनेजुएला और यूएस का जो करंट स्टेटस है, जो करंट इनका स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, इसका बिगनिंग कहां से हुआ था। लेकिन अब इससे पहले जो हमने पढ़ा है, डॉनरो डॉक्ट्रिन पढ़ा है, ये बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जीके में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और इंग्लिश रीजनिंग में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ये आपके जीके के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जामिनर अगर इस इंटरवेंशन पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सो ये सिर्फ और सिर्फ जो करंट कंडीशन है उस पर अपने आप को लिमिट नहीं करेगा, वो उसकी जो वेनेजुएला की जो हिस्ट्री रही है, वेनेजुएला की जो इंपॉर्टेंस है, इवन वेनेजुएला की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ये क्वेश्चन भी आपसे वो पूछ सकता है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर में मुझे आप बताइए कि वेनेजुएला की कैपिटल क्या है एंड वेनेजुएला की करेंसी क्या है। ओके, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, वो मुझे बताइए। मैं आपको थोड़ी काम की बात बता देता हूं, जैसे कि जो यूएस है, व्हाई इट वाज इंटरफेयरिंग, कि इस टाइम में यूएस और वेनेजुएला के रिश्ते खराब क्यों हुए, या कहां से कहानी स्टार्ट हुई थी और कहां पे एंड हुई। तो अगर मैं 99 से पहले की बात करूं, बिफोर द ईयर 1999, जब ह्यूगो चेवेस वहां के प्रेसिडेंट बने थे, उससे पहले जो आपका वेनेजुएला था, इट वाज अंडर कंट्रोल, नॉट कंट्रोल बट इट वाज पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस ओनली। यहां पे जो प्राइमरी जितनी भी ऑयल कंपनीज थी, बिकॉज वेनेजुएला इज द कंट्री विद द लार्जेस्ट, नॉट वन, इट इज द कंट्री विद द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स, कि अगर हम धरती के नीचे, पानी के नीचे अगर ऑयल रिजर्व्स की बात करेंगे, तो वेनेजुएला के पास में सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। और ये कोई नई फाइंडिंग नहीं है, it was known for last 50-60 years also, तो यूएस always knew about it कि वेनेजुएला के पास लार्जेस्ट रिजर्व्स रहे। और बिफोर दिस टाइम पीरियड वेनेजुएला was the largest supplier of oil to यूएस also, एंड वेनेजुएला का पूरा जो ऑयल मार्केट था, पूरा का पूरा जो ऑयल इंडस्ट्री थी, इट वाज कंट्रोल्ड बाय यूएस कंपनीज ओनली। तो वहां पे क्या देख रहे हैं हम, टोटल यूएस डोमिनेंस देख रहे हैं बिफोर 1990s। ओके, लेकिन वहां पे जब यूएस कंपनीज का यहां पे डोमिनेंस था, तो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री की एक बड़ी बड़ी एक प्रॉब्लम कह लीजिए ये होती है कि वहां पे इनइक्वालिटी बहुत जल्दी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज वहां पे कंट्रोल कर रही थी उन ऑयल इंडस्ट्रीज को, सो दे वर बिकमिंग रिचर्स। तो उनसे रिलेटेड जो वेनेजुएलंस थे, दे वर बिकमिंग रिचर्स, बट कॉमन पब्लिक जो थी वो वहां पे बहुत ही पॉवर्टी के अंदर में जी रही थी। तो वहां पे जो कॉमन पब्लिक थी, लोकल पब्लिक थी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद टाइम रिड्यूस होता जा रहा था।
तो रिच वर गेटिंग मोर रिचर, बट यहाँ पे जो पुअर थे दे वर गेटिंग पुअरर, स्पेसिफिकली रिलेटिव पॉवर्टी वहां पे इंक्रीज होती थी। तो वहां पे एक लीडर आते हैं जिनका नाम है ह्यूगो चेवेस। Hugo Chavez, very famous president of Venezuela and of one of the stalwart जिन्होंने सोशलिज्म को प्रमोट करा इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो जब 99 के अंदर में ह्यूगो चवेज केम टू पावर, तो इन्होंने जो उनका कैपिटलिस्ट सिस्टम था इकोनॉमी का, उसको मूव कर दिया टुवर्ड्स सोशलिज्म, और स्पेसिफिकली बोलिवेरियन सोशलिज्म। बोलिवेरियन सोशलिज्म के इट्स अ टाइप ऑफ सोशलिज्म जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज फॉलो करती थी, जिसका सिंपल प्रिंसिपल ये था कि जितना भी बेसिक्स होता है, जितना भी बेसिक यानी कि रोटी कपड़ा मकान जो है, वो हेल्थ जो है, एजुकेशन जो है, इट वुड ऑल बी फ्री ऑफ कॉस्ट इन अ पर्टिकुलर कंट्री, और यहाँ पे इन सब के लिए गवर्नमेंट वुड बी रिस्पॉन्सिबल। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहला काम इन्होंने करा नेशनलाइजेशन ऑफ ऑयल सेक्टर। नेशनलाइजेशन ऑफ ऑयल सेक्टर का मतलब क्या है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज थी जो ऑयल सेक्टर में डिफरेंट कंपनीज को रन करती थी, दे ऑल वुड लीव देयर कंट्री। तो यूएस की कोई कंपनी अगर वहां पे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रही थी, क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रही थी, तो अब वो जो कंपनी इट वुड बी ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेनेजुएला। तो इन्होंने पूरे के पूरे, नॉट जस्ट वन और टू कंपनी, इन्होंने पूरे सेक्टर को ही नेशनलाइज कर दिया। यानी कि पूरा का पूरा जो ऑयल प्रोडक्शन है वो किसके अंडर में आ गया, वेनेजुएलन गवर्नमेंट के पास आ गया। अगर वेनेजुएलन गवर्नमेंट के पास में आ गया है तो उससे जो भी इनकम होगी वो किसकी होगी, वेनेजुएलन गवर्नमेंट की होगी। एंड ये जो गवर्नमेंट के पास में पैसा आया इस ऑयल सेक्टर से, इसके थ्रू इन्होंने बहुत सारी वेलफेयर प्रोग्राम्स यहां पे इनिशिएट कर दिए। यहां पे बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स इनिशिएट कर दिए, जिससे जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है पब्लिक की, वो वहां पे फुलफिल होना स्टार्ट हो गई। लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू आपका वेलफेयर प्रोग्राम या आपकी कंट्री रन हो रही है, तो अगर इस सेक्टर में नेचुरल रिसोर्स के अंदर में अगर कुछ भी डिस्ट्रप्शन आता है, तो यहां पे ये वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड हो जाएंगे, और शायद आपकी जो कंट्री है वो वापस से एक डिप्रेशन के अंदर में, डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन के अंदर में चली जाएगी, विच वुड बी अ फ्रूटफुल ग्राउंड फॉर अगेन अ फॉरेन इंटरवेंशन। लेकिन ये जो टाइम था, इट वॉज वेरी गुड फॉर यूएस, इट वॉज वेरी गुड फॉर वेनेजुएला, बिकॉज 1999 से 2013 जब ह्यूगो चेवेस पावर में थे, तो वहां पे जो ऑयल सेक्टर है वो बूम कर रहा था, या ऑयल मार्केट इंटरनेशनली बूम कर रहा था, इसलिए अ लॉट ऑफ करेंसी वाज कमिंग इनटू वेनेजुएला, और उस वजह से जो वो उनके वेलफेयर प्रोग्राम थे जिसमें सब कुछ ही फ्री ऑफ कॉस्ट था, वो इजिली रन कर पा रहे थे, और इस वजह से दे वर वेरी पॉपुलर। ओके, एंड ऑब्वियसली इसका एक साइड इफेक्ट क्या रहा कि यूएस का जो कॉर्पोरेट एक्सेस था, इंटरेस्ट था, वो वहां पे डाइल्यूट होना स्टार्ट हो गया, एंड इसलिए यूएस वाज ऑब्वियसली एंग्री। ओके, फॉरेन पॉलिसी अगर हम देखें, सो बिकॉज इट वाज मूविंग टुवर्ड सोशलिज्म, तो जो सोशलिस्ट कंट्री रही हैं जैसे कि रशिया है, चाइना है, क्यूबा है, इट केम क्लोज टू दीज कंट्रीज, एंड आप यहां देख सकते हो दीज आर द करंट राइवल्स, और एंड आल्सो द हिस्टोरिकल राइवल्स ऑफ यूएस आल्सो। तो जैसे ही आपने जो राइवल कंट्रीज है उनके साथ को उनको सपोर्ट करना स्टार्ट करा, तो ऑब्वियसली यूएस वुड अगेन बी वुड हैव मोर रीजंस टू बी नॉट हैप्पी। तो इसका रिजल्ट क्या रहा, वेनेजुएला बिकेम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस टू यूएस न्यू लिबरल ऑर्डर। तो यूएस जो अपना ऑर्डर क्रिएट करना चाहता था, वेनेजुएला जो था वो इसका सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन गया कि ऐसा एक कंट्री जो कभी यूएस के डोमिनेंस में था कंप्लीटली, वो मूव कर गया अवे फ्रॉम द वेनेजुएलन इन्फ्लुएंस, फ्रॉम द यूएस इन्फ्लुएंस। ओके, इसके बाद 2013 में ह्यूगो चेवेस डाइड इन 2013, सो ही वाज द प्रेसिडेंट टिल हिज डेथ। उसके बाद में ह्यूगो चेवेस ने ही एक ट्रक ड्राइवर, जो पहले एक ट्रक ड्राइवर थे, बाद में ये एक ट्रेड लीडर बन गए, और ही वाज वन ऑफ द कॉन्फिडेंट ऑफ ह्यूगो चावेस। उन्होंने अपना सक्सेसर अनाउंस करके ही डाइड, एंड इट वाज निकोलस मडूरो, जो 2013 में उनके प्रेसिडेंट बने। तो 2013 में प्रेसिडेंट बने, एंड ही वाज आल्सो अ वेरी पॉपुलर लीडर, बिकॉज उनको ह्यूगो चेवेस ने ही चूज करके अपना सक्सेसर डिसाइड किया था। तो इन्होंने भी अपनी पॉलिसीज को, जो ह्यूगो चेवेस की पॉलिसीज थी, उनको कंटिन्यू रखा। ऑयल मार्केट अभी भी बूम कर रहा था, तो देयर वाज नो प्रॉब्लम इन वेनेजुएला। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ऑयल मार्केट जो है, स्पेशली कोविड-19 में, इट स्टार्टेड टू डिप। तो अगर मार्केट डिप करेगा तो प्राइसेस डिप करेंगी, प्राइसेस डिप करोगे तो वेनेजुएला अगर कंट्री है तो उसकी जो करेंसी है वो डिप करना स्टार्ट करेगी, आपकी जो इकोनॉमी है वो डिप करना स्टार्ट करेगी, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। तो ऐसा ही कुछ आपके निकोलस मडूरो के रूल में होना स्टार्ट हुआ, जिसमें वहां पे उन्होंने एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखा, जहां पे हाइपर इन्फ्लेशन भी था,
कोलैप्स ऑफ करेंसी भी था और सीवियर शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल भी था, सीवियर शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल भी था। एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज ऑयल मार्केट में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस रिड्यूस हो रही थी, स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड 19। कोविड 19 में ऑयल की कोई डिमांड ही नहीं थी, तो इस वजह से उसकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो एक्स्ट्रापोलेट हो गई। इसके बाद में निकोलस मडूरो के जो टेन्योर रहा है उसमें करप्शन के भी बहुत केसेस आए थे, बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशन के एक्सेसेस के भी क्वेश्चन जो है न्यूज में आने लगी। फिर वहां पे क्या होता है, इलेक्शंस कॉल होते हैं एंड लाइक एनी डिक्टेटर निकोलस मडूरो जो है वो भी क्या करते हैं, जो मेन अपोजिशन पार्टी अपोजिशन लीडर्स हैं उनको वहां पे उनके अगेंस्ट में करप्शन के केसेस फाइल कर देते हैं एंड दे आर नॉट अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। एंड उसके बाद में एक शैम इलेक्शन कंडक्ट होता है जिसमें निकोलस मडूरो अपने आप को विनर डिक्लेयर करते हैं। बट दिस इलेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड फेयर बाय एनी इंटरनेशनल बॉडी, बाय एनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज। इंपॉर्टेंटली यूएस इसको डिनाई कर देता है कि ये एक फेयर इलेक्शन था एंड ही डज नॉट रिकॉग्नाइजेस निकोलस मडूरो एज द लेजिटिमेट प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। और यहां से जो निकोलस मडूरो के डाउनफॉल की स्टोरी है वो यहां पे स्टार्ट हो जाती है। ओके और यूएस एट द सेम टाइम जब ये इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था तो यूएस सीज एन अपॉर्चुनिटी कि यहां पे उसके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इट वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस थिंग टू हैपन कि अगर यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है तो पब्लिक इज अगेंस्ट निकोलस मडूरो, तो अगर अभी यहाँ पे यूएस कोई रीजन दे देता है तो वो भी इंटरफेयर कर पाएगा। और वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस को और इंक्रीज करने के लिए यूएस ने भी क्या करा, वहां पे ब्लॉकेड करना स्टार्ट कर दिया, सैंक्शंस लगा दिए, ब्लॉकेड करना स्टार्ट कर दिया, वेनेजुएला के एसेट्स को फ्रीज करना स्टार्ट कर दिया सो दैट यहाँ पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो और इंक्रीज हो जाए और वेनेजुएला को वहां पे नेगोशिएशन टेबल पे यूएस के साथ बैठना पड़े। बट निकोलस मडूरो भी क्या थे, बहुत ही ज्यादा स्टबन थे। ही थॉट कि समहाउ अगर एक बार का मार्केट वापस इंक्रीज होना स्टार्ट होगा तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस सारे फेज आउट हो जाएंगे एंड देन ही कैन रिमेन इन पावर। बट बिकॉज मार्केट वापस से स्टेबलाइज नहीं हुआ सो इस वजह से यूएस को और भी ज्यादा यहाँ पे लोकल सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया वेनेजुएला में एंड दे फेल्ट लाइक कि नाउ इट इज द राइट टाइम कि अब हम जो निकोलस मडूरो है उसके ऊपर पे प्रेशर बना के उसको रिमूव करा सकते हैं या उसके साथ में अच्छा नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मडूरो के साथ में नेगोशिएशन करा। द नेगोशिएशन कुड नॉट बी फ्रूटफुल और फाइनली यूएस ने वहां पे मिलिट्री इंटरवेंशन का डिसाइड करा। ओके और कौन सा ऑपरेशन करा गया, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वन लाइनर है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर जिसका नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व यहाँ पे यूएस ने कंडक्ट करा। स्पेसिफिकली किसने करा, यूएस की भी कौन सी वो आर्म फोर्स की विंग है जिसने ये पर्टिकुलर जो ऑपरेशन है इसको कंडक्ट किया, दैट वाज यूएस डेल्टा फोर्सेस। स्पेशल फोर्सेस हो गई यूएस की एक, यूएस डेल्टा फोर्सेस। इन्होंने कौन सा ऑपरेशन कंडक्ट करा है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और किसको यहां पे उन्होंने इंप्रिजन कर लिया, दे कैप्चर्ड निकोलस मडूरो एंड हिज वाइफ सीलिया फ्लोरेस। तो ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट के हैं। देन दे वर ट्रांसमिटेड टू यूएस। अगर आपसे पूछा जाए इसका लीगल सिग्निफिकेंस क्या है, और लीगल सिग्निफिकेंस पूछ रहा है तो इंटरनेशनल लॉ में ही पूछ रहा है, तो यू नीड टू नो कि यहां पे ये एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अरेस्ट ऑफ अ सिटिंग हेड ऑफ स्टेट, यानी कि कोई सिटिंग प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द स्टेट काउंट हो रहा है किसी कंट्री में, उसको आपने वहां पे अरेस्ट करा है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अरेस्ट करा है। तो अगर मैं एक वर्ड में बोलूं कि इट इज टोटली इलीगल अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो यस देयर आर एक्सेप्शंस कि जब आप हेड ऑफ स्टेट को भी इस तरीके से कैप्चर कर सकते हो, इंप्रिजन कर सकते हो, बट करंटली कोई भी ऐसा रीजन नहीं था, कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं था जिसमें इस अरेस्ट को जस्टिफाई किया जा सके। तो यहां पे एज अ लॉ स्टूडेंट आपको जो इंटरनेशनल लॉ है इसके बैकग्राउंड का वो समझना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि डोमेस्टिक क्रिमिनल लॉ जो है वो ओवरराइड नहीं कर सकता है स्टेट सॉवरेनिटी को। तो यहां पे ये डोमेस्टिक क्रिमिनल लॉ क्या हो गया, तो निकोलस मडूरो जो है, निकोलस मडूरो जो है उनके अगेंस्ट में यूएस के कोर्ट के अंदर में क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। यूएस के कोर्ट के अंदर में वहां पे क्रिमिनल केस चल रहे हैं, किसके अगेंस्ट में, वेनेजुएला के सिटिंग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में। तो यहां पे इंटरनेशनल लॉ इज वेरी क्लियर कि एक कंट्री का कोई डोमेस्टिक क्रिमिनल लॉ जो है वो किसी की स्टेट सॉवरेनिटी को ओवरराइड नहीं कर सकता है। स्टेट सॉवरेनिटी का मतलब यह है कि वेनेजुएला एक सॉवरेन कंट्री है, तो अगर उसके अंदर में कोई क्राइम कमिट होता है या उसके किसी सिटीजन के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो वहां पे यूएस के कोर्ट जो है वो एक्शन नहीं ले सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी द वेनेजुएलन कोर्ट्स जो यहां पे एक्शन ले सकते हैं।
सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कि कोई एक कंट्री किसी और कंट्री के हेड ऑफ स्टेट के ऊपर पे या सिटीजन के ऊपर पे अगर केस चलाता भी है, तो अनलेस वो कंट्री एग्री ना करे तब तक आप उसके अगेंस्ट में केस नहीं कर सकते हो। सेकेंड इज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जहां पे इट्स अ प्रिंसिपल आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड एथिकल कंडक्ट, जिसमें जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, हेड ऑफ स्टेट मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो गए, इनको कंप्लीट इम्यूनिटी होती है। तो एक कंट्री किसी और सॉवरेन कंट्री के इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट को वहां पे इस तरीके से पनिश नहीं कर सकते, देयर इज अ कंप्लीट इम्यूनिटी। इस प्रिंसिपल को बोला जाता है इम्यूनिटी रेशन पर्सने, इम्यूनिटी रेशन पर्सने, okay, which basically means there is protection from foreign criminal jurisdiction. इम्यूनिटी रेशन पर्सने का मतलब क्या होता है, देयर इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन क्रिमिनल जुरिडिक्शन। तो ये इंटरनेशनल लॉ में समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैं आपको एक वर्ड में बताऊं कि इंटरनेशनली आप कैसे भी इस अरेस्ट को, इस इम्प्रिजनमेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, तो देयर इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अभी आगे की स्लाइड में हम डिटेल में ये भी समझेंगे कि कौन से वो यूएन चार्टर के आर्टिकल्स है, जो आर्टिकल नंबर आपको याद भी करने पड़ेंगे, समझने भी जरूरी है, जिसके अंडर में ये जो एक्शन है ये इलीगल कॉल किया जा रहा है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि व्हाट इज द रियल रीजन, व्हाट इज द रियल रीजन, व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड यूएस एक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे अगेन ऑयल। तो चाहे आज के टाइम में यूएस खुद से बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है, सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर भी चाइना के बाद में यूएस ही है, और जहां पर भी ऑयल होगा वहां पे यूएस होगा। तो चाहे यूएस अब मिडल ईस्ट में इतना इंटरफेयर नहीं कर रहा है, बट अपने इमीडिएट नेबरहुड में वो अभी भी ऑयल की वजह से ही कर रहा है। व्हाई? बिकॉज वेनेजुएला हैज द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स globally and it was having a antagonistic behavior against the US। तो इसलिए यहां पे ये एक्शन लिया गया। यूएस का इंटरेस्ट क्या है? कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट रूट्स, एक्सेस फॉर अमेरिकन ऑयल मेजर्स। तो यहां पे कहीं ना कहीं यूएस का जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, जो इकोनॉमिक रीजन है, वो यहां पे सर्वोपरि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे इस तरह के ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। एक्चुअल में जो रियल रिपोर्ट्स हैं वो ये शो करती हैं कि इट वाज नॉट वेनेजुएला जहां से नार्को टेररिज्म हो रहा है, देयर आर अदर कंट्रीज जहां से नार्को टेररिज्म हो रहा है, बट बिकॉज वहां के कंट्रीज के जो लीडर्स हैं दे आर फेवरेबल टू यूएस, इसलिए यूएस इज नॉट टेकिंग एनी एक्शंस, ओके। और वहीं पर अगर कोई कंट्री की लीडरशिप उनके अगेंस्ट में हो जाती है, सो दे वुड फाउंड वन रीजन और द अदर टू अटैक दोस कंट्रीज, और यहां पर भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट्स पे आते हैं। तो हमने यहाँ पे रीजनिंग इंग्लिश के हिसाब से मॉनरो डॉनरो डॉक्ट्रिन पढ़ ली, हमने जीके के हिसाब से जो वेनेजुएला और यूएस का जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट रिलेशन का उसको समझ लिया। तो अब यहाँ पे लीगल कंटेक्स्ट में भी देख लेते हैं कि इसके अंदर में इंटरनेशनल लॉ के कौन से प्रोविजंस हैं जो वॉयलेट हुए या यहाँ पे इन्वॉल्व हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल लॉ में, स्पेसिफिकली यहाँ पे जब कोई फोर्स यूज करी जाती है, यूज ऑफ फोर्स होता है या थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स होता है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है यूएन चार्टर। और यूएन चार्टर में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपको पता होने चाहिए। एक तो है आर्टिकल 2 क्लॉज 4 और एक है आर्टिकल 51, ओके। अनलेस ये दो आर्टिकल्स यहां पे इंप्लीमेंट नहीं होते, स्पेसिफिकली जब तक आर्टिकल 51 इंप्लीमेंट नहीं होता है, वो इनफोर्स नहीं होता है, तब तक कोई भी कंट्री किसी और कंट्री को अटैक नहीं कर सकता है। कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को अटैक नहीं कर सकता है अनलेस वहां पे आर्टिकल 51 जो है वो वहां पे फोर्स में आ रहा है, इनफोर्स हो रहा है। बट उससे भी पहले आर्टिकल 2 क्लॉज 4 है। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 बात करता है यूज ऑफ फोर्स की, यूज ऑफ फोर्स की या थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स, और ये क्लियरली ये लेट आउट करता है कि कोई भी कंट्री यहां पे थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स नहीं कर सकता है अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। यहां पे देखिए दो टर्म्स यूज हैं, ना तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में कुछ कर सकता है और ना ही पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। अब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब यह है कि कोई एक्स कंट्री, एक एक्स है एक वाई कंट्री है, एक्स वाई को अटैक नहीं कर सकता है फॉर टेकिंग इट्स टेरिटरी, कि यहां पे एक्स क्लेम करता है कि ये टेरिटरी जो है, जैसे रशिया यूक्रेन में कर रहा है, डोनबास और उन रीजन्स को, क्रीमिया को उसने एक्वायर कर लिया है, तो वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन है। तो यहां पे एक्स वाई को अटैक नहीं कर सकता है टू कैप्चर इट्स टेरिटरी। तो ये तो हो जाएगा कोई भी कंट्री ना तो फोर्स यूज करेगा ना उसका थ्रेट भी शो करेगा, तो
2 क्लॉज 4 बहुत क्लियर है, फोर्स यूज भी नहीं करना है, नहीं थ्रेटन करना है कि मैं फोर्स यूज कर सकता हूं टू टेक योर टेरिटरी। और दूसरा और भी इंपॉर्टेंट कि ना ही आप यूज कर सकते हो टू थ्रेटन द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट, यानी कि जो वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है या फिर लेट्स से कि वहां पे अनइलेक्टेड भी है, मोनार्की है या वन पार्टी सिस्टम है चाइना रशिया की तरह, तो भी आप उसकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को हिंडर नहीं कर सकते हो। तो यहां पे यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स टोटली बैंड है व्हेन इट्स कम टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट, अनलेस 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 इट इज इन कॉन्सोनेंस विद पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो वहां पे अगर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी के लिए अगर आपको कहीं पे पीस और सिक्योरिटी के पर्पस से इंटरवेरेंस करना है, तब तो वो जायज है, तब तो वो जायज है। अदरवाइज यूज ऑफ फोर्स टोटली रिफ्रेन्ड है फॉर दीज टू पर्टिकुलर पर्पसेस, विच इज कि आप उस किसी कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हार्म कर रहे हो या फिर वहां पे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो यहां पे यूएस जब वेनेजुएला में इंटरफेयर कर रहा है तो दे कैन क्लेम कि हमने यहाँ पे कोई टेरिटरी एक्वायर नहीं करी है, अभी भी जो गवर्नमेंट है, अभी भी जो टेरिटरी है वेनेजुएला के जो रिजर्व्स हैं वो सब वेनेजुएलन गवर्नमेंट के, वेनेजुएल पीपल के कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ पे उसकी जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है by arresting, by imprisoning their sitting president, यहां पे उनके पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को थ्रेटन किया गया है, हिंडर किया गया है। ओके तो यहां पे आप देख सकते हो क्योंकि यहां आर्म्ड इंटरवेंशन हुआ है तो देयर इज अ क्लियर वायलेशन। इसके अलावा सेकेंड आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 51। ओके सो व्हाट आर द केसेस या व्हाट इज द सिचुएशन जहां पे एक कंट्री दूसरे कंट्री को अटैक कर सकती है। तो एज पर इंटरनेशनल लॉ, एज पर यूएन चार्टर, देयर इज ओनली वन कंडीशन जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को अटैक कर सकती है, और वो अटैक कब कर सकती है, जब वो अटैक सेल्फ डिफेंस में हो। ओके सेल्फ डिफेंस में हो। और आर्टिकल 51 क्लियरली ये कहता है कि कहीं पर भी आर्म्ड इंटरवेंशन, आर्म फोर्सेस का यूज, फोर्स का यूज करना तभी अलाउड है जब कोई आप पे आर्म्ड अटैक करे। यानी कि अगर वेनेजुएला ने यूएस के ऊपर पे चाहे लार्ज स्केल पे या स्मॉल स्केल पे आर्म्ड अटैक करा है, तो सेल्फ डिफेंस के अंदर में यूएन चार्टर अलाउ करता है कि यस आप भी उसके अगेंस्ट में फोर्स यूज कर सकते हो फॉर डिफेंस पर्पस। तो एग्जांपल के लिए ऐसे मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर पे चाहे स्मॉल स्केल अटैक किया हो तो इंडिया हैज द राइट टू रिटेलिएट इन सेल्फ डिफेंस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब पाकिस्तान को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करे। ओके तो यहां पे समझना ये भी जरूरी है कि आपका जो सेल्फ डिफेंस का राइट है वो सिर्फ डिफेंस तक है। अगर वो डिफेंस अब आपके अटैक में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां पे ये जो प्रोटेक्शन है 51 का, ये आपका एंड हो जाता है। इसमें एक और कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि वहां पे आप सेल्फ डिफेंस में भी अटैक तभी करोगे, तभी आप उसमें फोर्स यूज करोगे जब तक वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल इंटरफेयर नहीं करता। यानी कि जैसे ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसमें इंटरफेयर करता है, जैसे ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसमें इंटरफेयर करता है, अब उसके बाद में आप सेल्फ डिफेंस में भी फोर्स को यूज नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपका आर्टिकल 51 के अंदर में। और यहां पे जो ग्राउंड यूएस ने क्लेम करा है ड्रग ट्रैफिकिंग, जो एक एलिगेशन है, इट इज एन अनप्रूवन एलिगेशन, इसके बेसिस पे आप कभी भी सेल्फ डिफेंस में किसी और कंट्री में आर्म्ड इंटरवेंशन या फोर्स का यूज नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हम यहां कह सकते हैं कि इट इज वायलेटिव, जो यूएस का एक्शन है इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 2 क्लॉज 4, इट इज ऑल्सो वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 51। ओके तो ये दो प्रिंसिपल हो गए। और हमने अभी पर्सनो रेशन पर्सने को भी इम्यूनिटी वाला भी पढ़ा था। तो वो जो प्रिंसिपल है दैट इज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, दैट इज पार्ट ऑफ द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो। तो यहां पे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के अंदर में दो और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आते हैं। एक तो है यहां पे नॉन इंटरवेंशन इन इंटरनल मैटर्स, तो ये कनेक्टेड प्रिंसिपल है, सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स का ही पार्ट होता है नॉन इंटरवेंशन, कि जो सॉवरेन स्टेट्स हैं, जो इक्वल स्टेट्स होती हैं, सारी कंट्री इक्वल होती हैं, उसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट कस्टम प्रिंसिपल है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, कि कोई लॉ लिखा हुआ तो नहीं है बट हर कंट्री उसको इस तरह से फॉलो करता है कि वो इक्विवेलेंट टू लॉ है, कस्टम इतना ज्यादा फॉलो होता है कि अब वो लॉ बन चुका है। तो उसका प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल है हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी। तो जो मैंने आपको ये प्रिंसिपल बताया था इम्यूनिटी रेशन पर्सन है, ये एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, यानी कि ऑल कंट्री आर सपोज टू ऑनर दिस पर्टिकुलर लॉ ऑल्सो, जिसमें एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलती है ड्यूरिंग टेन्योर। तो जो वेनेजुएला के सिटिंग प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो, उनके अगेंस्ट में यूएस के पास में
इंटरनेशनल लॉ के अंदर में कोई राइट नहीं है जिसके अंडर में वो एक्शन ले सके, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था इसके दो एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस क्या है कि अगर यहां पे कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल इन्वॉल्व हो, जैसे कि आईसीसी, और वो किन केसेस में इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे कि यहां पे निकोलस मडूरो के अगेंस्ट में जिनोसाइड का केस होता, वॉर क्राइम का केस होता, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का केस होता, या फिर क्राइम ऑफ अग्रेशन उन्होंने कमिट किया होता, क्राइम ऑफ अग्रेशन उन्होंने इंप्रूव किया होता। व्हाट इज अ क्राइम ऑफ अग्रेशन? कि आपने किसी कंट्री पे वॉर डिक्लेयर नहीं करा है, बट यू आर टेकिंग अग्रेसिव एक्शंस अगेंस्ट देम। जैसे कि इसका एक एग्जांपल होगा कि अगर पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट में मिसाइल लॉन्चेस स्टार्ट करे तो वो सब क्या हो जाएंगे, क्राइम ऑफ अग्रेशन हो जाएंगे। और अगर पाकिस्तानी कोर्ट्स जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल उनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेता है तो ये जो है ये क्राइम ऑफ एग्रेशन में काउंट होगा। लेकिन कैसे भी आप जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करा सकते हो। तो ये जो दो तीन प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपके समझने के लिए। ओके, अब हम आ जाते हैं फिर से जीके के एस्पेक्ट पे, विच इज व्हाट इज द करंट स्टेटस इन वेनेजुएला। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, शायद हो सकता है कि ये नाम आपसे मिस हो जाए बाद में। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि अभी वहां की जो वाइस प्रेसिडेंट है डेल्सी रॉड्रिगोस, अभी उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया। फ्यूचर में हो सकता है किसी और को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाए, लेकिन एग्जामिनर ये बहुत नोट करता है कि आपने न्यूज को प्रॉपरली फॉलो किया था नहीं किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जब निकोलस मडूरो को अरेस्ट किया गया, हु वाज मेड द एक्टिंग प्रेसिडेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो स्पेसिफिक टाइम पे जैसे ही यहां पे प्रेसिडेंट को कैप्चर किया गया तो किसको बनाया गया? तो यूजुअली जो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाता है फॉर सम रीजन, सो इट इज द वाइस प्रेसिडेंट हु होल्ड्स द ऑफिस। तो यहाँ पे डेल्सी रॉड्रिगो जो वहां की वाइस प्रेसिडेंट थी, शी हैज बीन मेड द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला करंटली। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो उसमें रिस्क और इसके एक्शन के कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं उस पर क्वेश्चन आ सकता है। सो व्हाट आर द रिस्क एंड एसोसिएटेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट? तो पहला तो है कि इससे इंटरनल इंस्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। सेकेंड है कि रेफ्यूजी फ्लोस ऑब्वियसली और इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। वेनेजुएला के कंट्री में जो लोग हैं दे स्टार्टेड टू मूव टू अदर कंट्रीज बिकॉज दे बिलीव कि हो सकता है ये वॉर एक्सटेंड हो जाए। थर्ड इज इससे ऑर्गेनाइज क्राइम का एक्सपेंशन होगा बिकॉज अभी वहां के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया हुआ है, सो देयर इज नो रियल गवर्नमेंट देयर, यूएस इज कंटिन्यूअसली इंटरफेयरिंग देयर, तो यहां से ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो एक्सपेंड हो सकता है। एंड फोर्थ इज जो इसका लार्जर इंपैक्ट है कि इट कैन कॉज डिस्टेबलाइजेशन in Caribbean and Latin American countries, and not just these countries, this would also can be used as a justification by Russia against Ukraine and by China against Taiwan. अब यहां पे अगर चाइना ताइवान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, यूएस के पास में कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको कहूं तो यूएस कभी मॉरल्स की उसने परवाह करी भी नहीं है, एथिक्स की परवाह करी भी नहीं है, बट फिर भी यहां पे चाइना अगर कल ताइवान को अटैक करता है, रशिया अब यूक्रेन को एक्वायर करने की कोशिश करता है, तो यूएस के पास में कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है, एथिकल ग्राउंड नहीं है टू बेसिकली अपोज दीज टू कंट्रीज इन दीज एक्शंस। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब ये बहुत स्टूडेंट्स इग्नोर कर जाते हैं कि कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी तक सपोर्ट करा है, कौन से कंट्रीज हैं जो उनके अगेंस्ट में। तो एक कंट्री जो टोटली यूएस के यहाँ पे फेवर में है वो है इजराइल। तो इजराइल आपको याद रखना है बिकॉज इजराइल का डायरेक्ट इंटरेस्ट यूएस के साथ, तो इजराइल यहाँ पे फुल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है टू द यूएस। लेकिन व्हाट अबाउट चाइना एंड रशिया? चाइना एंड रशिया ने इसको डायरेक्टली हेजेमोनिक एक्शन बोला है, इसको टोटली अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ बोला है। एंड इमीडिएटली दे आस्क्ड, चाइना हैज इमीडिएटली आस्क्ड कि जो निकोलस मडूरो है और उनकी वाइफ को यहाँ पे रिलीज करा जाए और उनको वापस वेनेजुएला सेंड करा जाए। व्हाट अबाउट इंडिया? तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन, इंडिया हैज नेवर टेकन अ प्रॉपर स्टैंड इन दीज केसेस, और यहां पर भी इंडिया ने क्या करा है, अपने आप को न्यूट्रल शो करा है, बट कंसर्न करा है कि यस इट इज कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, नॉट अबाउट इंटरनेशनल लॉ, इट इज कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ सिविलियंस एंड इट वुड वांट कि एक पीसफुल डायलॉग हो। सो इट इज द सेम कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट जो हमने यूज करा था फॉर रशिया यूक्रेन, हमने कोई क्लियर साइड नहीं ली, वी वांटेड कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर, दिस इज द टाइम ऑफ पीस, और यहाँ पे दोनों कंट्रीज को बैठ के एक प्लॉजिबल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी इंडिया ने सजेस्ट करा कि देयर शुड बी अ पीसफुल डायलॉग टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर द वेनेजुएलन क्राइसिस। अब व्हाट अबाउट यूरोप? तो यूरोप में मिक्स रिएक्शन है।
यूके हैज सेड कि यूके इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू इट, एंड यूके कियर स्टारमर जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, ही सेड कि इज गोइंग टू टॉक टू यूएस प्रेसिडेंट टू नो देयर स्पेसिफिक व्यूज एंड दे वुड रिक्वेस्ट की प्रॉपर एक्शन या प्रॉपर यहाँ पे डिसीजंस लिए जाएं. बट व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज, फ्रांस है, जर्मनी है, दे हैव सेड कि इट इज अ डेंजर प्रेसिडेंट. आगे जाके इसके थ्रू आपका जो इंटरफेरेंस है बाकी कंट्रीज का वो अदर कंट्रीज में इंक्रीज होगा, एंड देयर वुड नॉट बी एनी मॉरल स्टैंड, मॉरल जस्टिफिकेशन फॉर सच क्रिटिसिज्म. तो यहाँ पे ये इंटरनेशनल यहाँ पे ग्लोबल रिएक्शन भी रहा है. ओके, तो ये है आपका वेनेजुएला का जो करंट इशू चल रहा है. सो दिस इज ऑल फॉर वेनेजुएला, यूएस इंटरवेंशन वेनेजुएला. एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें बहुत सारी चीजें चेंज होंगी. तो आप इस चीज की टेंशन मत करना. मैं आपको एक सजेशन देता हूं, आप जो अगर न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, जितनी भी न्यूज आपकी वेनेजुएला से रिलेट आ रही है, यू मेक श्योर कि आप उसको रीड करिए, लेकिन उनके नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं. क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं आपको क्लैट से गारंटी दे रहा हूं कि आपके जो क्लासेस होंगी, जो आपकी प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस होंगी या ऑनलाइन क्लास होगी वहां पे, प्लस आपका जो रीडिंग मटेरियल होगा, चाहे वो वीकली हैंडआउट हो, चाहे वो आपका फोर्टनाइट हैंडआउट हो, चाहे आपकी मंथली जीके मंत्र हो, हर जगह इसका डिटेल में आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा. तो आपको यहाँ पे वन लाइनर्स के लिए किसी भी चीज की टेंशन करने की जरूरत नहीं है. लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड इज कि जितना भी वेनेजुएला से रिलेटेड नोट्स, जितने भी वेनेजुएला से रिलेटेड न्यूज आ रहा है, उन सारी न्यूज को, स्पेसिफिकली एडिटोरियल्स को आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा. ओके, और बाकी आप हम पे छोड़ सकते हैं. न्यूज एनालिसिस को आप प्रॉपरली फॉलो करते रहे, जिससे आपका कुछ भी ये छूटे नहीं. ओके, तो दिस वाज योर फर्स्ट टॉपिक. अगेन लाइक आई सेड कि सिर्फ यही न्यूज नहीं है न्यूज़पेपर में, और भी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है. तो एग्जामिनर ये तो है नहीं कि वेनेजुएला की न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है तो जीके में 28 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, 30 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं कहीं पे, तो वहां पे 30 के 30 क्वेश्चन वेनेजुएला के होंगे. एंड ऑफ द डे 5 से 6 क्वेश्चन ही आने हैं. तो बाकी के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी करना जरूरी है. ओके, तो अभी हमने इतना बड़ा टॉपिक करा है, तो एक बहुत ही शॉर्ट टॉपिक कर लेते हैं, विच इज कि यहाँ पे बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट करा है आईसीसी से कि जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका होस्ट करने वाले हैं अभी फरवरी मार्च के अंदर में, उसमें जो बांग्लादेश के मैचेस हैं उनको इंडिया के बाहर शिफ्ट करा जाए. सो इट इज अ रिक्वेस्ट व्हिच हैज बीन मेड बाय द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड. एंड व्हाई दे हैव मेड इट? तो ऑल्दो दे हैव सेड कि देयर इज सिक्योरिटी कंसर्न, बट इसका करंट पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है. द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इज कि यहाँ पे आपका आईपीएल होता है, इंडिया में वेरी फेमस आईपीएल है आपका. आईपीएल में एक बहुत फेमस टीम है, केकेआर है, कोलकाता नाइट राइडर्स है. कोलकाता नाइट राइडर्स को एसआरके ओन करता है. ओके, अब ये तो मेरे को लिखना था, एसआरके से नहीं, केकेआर से मतलब है मुझे. केकेआर और केकेआर ने जो डिफरेंट प्लेयर्स खेलते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेल सकते हैं, उसमें उन्होंने बांग्लादेश के एक बहुत अच्छे बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को यहां पे साइन किया था. सो दे साइंड अ बांग्लादेशी प्लेयर इनटू द आईपीएल, उन्होंने उसको ड्राफ्ट किया. और यहाँ पे एक डिमांड रेज हुई पब्लिक के अंदर में कि आप बांग्लादेश कंट्री जहां पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट हो रहा है, वहां पे हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है, उस कंट्री के किसी प्लेयर को आप कैसे आईपीएल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. अब देखिए, यहाँ पे स्मार्टनेस तो ये हो सकती थी कि सारी जो आपकी टीम्स हैं उनको पहले ही ये मैसेज सेंड कर दिया जाता कि आप किसी भी बांग्लादेशी प्लेयर को ड्राफ्ट नहीं करें, तो वहां पे ये कंट्रोवर्सी नहीं होती, बिकॉज यू कैड हैव इजीली क्लेम कि कोई भी प्लेयर इतना अच्छा है ही नहीं कि वो डिजर्व करे. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि केकेआर ने किसी प्लेयर को साइन कर दिया, पब्लिकली इसका आपने प्रोटेस्ट कर दिया, और उसके बाद में बीसीसीआई, आई होप यू आर अवेयर फुल फॉर्म क्या है, तो मुझे बीसीआई का फुल फॉर्म बता दीजिए. बीसीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, बीसीआई का फुल फॉर्म बता दीजिए. इसने केकेआर को रिक्वेस्ट करा, कि आप इस प्लेयर को रिलीज कर दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए. अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो बांग्लादेश ने इसको बहुत नेगेटिवली लिया कि अगर वो किसी बांग्लादेशी प्लेयर को अपनी लीग्स में नहीं खिला सकते हैं, सो बांग्लादेश हैज आल्सो डिसाइडेड कि वो भी इंडिया के अंदर में मैच नहीं खेलेगा. तो ऑल्दो उन्होंने रीजन तो सिक्योरिटी कंसर्न्स दिए कि देयर आर सिक्योरिटी कंसर्न्स की जिस वजह से इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलता और पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेल रहा, तो सिमिलरली बांग्लादेश आल्सो है सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड इट वांट्स कि इसके जितने भी मैचेस हो वो आउटसाइड इंडिया हो. तो पॉसिबली उनके जो मैचेस हैं दे आर डिमांडिंग कि वो श्रीलंका में हो. तो मैं इसको एक नेगेटिव पीआर कहूंगा जो बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता था. और यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, थोड़ा सा इनको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए था सारे पॉलिटिशियंस को, बीसीआई को, इनको. एंड दे शुड हैव सीन इट
कि यहाँ पे पाकिस्तान के साथ आपके पहले रिलेशंस खराब है वेस्टर्न फ्रंट पे, बांग्लादेश में वैसे ही पब्लिक सेंटिमेंट आपके अगेंस्ट है। तो जब आप इस तरह के एक्शंस पब्लिकली करते हो तो जो पब्लिक सेंटिमेंट है और जो आपकी पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हैं इन द कंट्री ऑफ बांग्लादेश, वो और भी ज्यादा नेगेटिव होता है। तो स्पोर्ट्स वुड हैव प्रोवाइडेड अ वे जिसके थ्रू जो बांग्लादेश के लोग हैं और इंडिया के लोग हैं वो साथ में कुछ सेलिब्रेट कर पाते। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपने कंप्लीट यहाँ पे उनको आइसोलेट करने की कोशिश करी है, जिसका शायद नेगेटिव इंप्लीकेशन ज्यादा हो सकता है इंडिया के लिए। ओके, एंड इसमें शशि थरूर और बाकी के पॉलिटिकल लीडर्स ने सो क्रिटिसाइज भी करा है कि यहाँ पे ये चीज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि हमें स्पोर्ट्स को आपकी जो पॉलिटिकल आपका जो करंट पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, उससे सेपरेट रखना चाहिए। बट एनीवे यहाँ पे दो मेन बॉडीज जो इन्वॉल्व है, एक तो है आईसीसी, आई होप यू नो व्हाट इज आईसीसी। तो यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आप मुझे बताइए इसके अभी करंट हेड का नाम क्या है, आईसीसी का हेड कौन है? बीसीआई के भी हेड का नाम बता सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में, पता होना चाहिए आपको। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी लोकेटेड? तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए। और यहाँ पे दिस इज योर न्यूज। तो बहुत शॉर्ट में न्यूज है, जैसे अगर ये क्वेश्चन बनाना चाहे हमें, क्योंकि हमें तो एमसीक्यू से मतलब है, तो एक एमसीक्यू बन सकता है, विच कंट्री रिक्वेस्टेड आईसीसी दैट इट वुड वांट कि इसके जो मैचेस हैं वो आउटसाइड इंडिया होल्ड करे जाए। तो इस तरीके का क्वेश्चन वो बना सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, अगेन आई सेड कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला पे फोकस ना करें, बाकी चीजें भी काम की आ रही है। जैसे कि जो अभी हमारे पास नवंबर का डेटा आया है, ऑयल इंपोर्ट का जो डेटा आया है, उसके अंदर में वही यूजुअल न्यूज है कि रशिया का जो ऑयल इंपोर्ट है वो 6 मंथ के हाई पे है। अगर हम पिछले 6 महीने का डेटा देखें, हम किन कंट्री से ऑयल मंगा रहे हैं, तो नवंबर के मंथ में इंडिया ने सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करा है रशिया से। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कहां से करा है? रशिया से करा है। ओके, तो अगेन ये न्यूज तो इतनी ही है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में बहुत इंपॉर्टेंट आपके वन लाइनर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे क्लैट के क्वेश्चन है। एंड व्हाट आर दोस क्वेश्चन? जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कौन सी वो कंट्री है जिसके पास सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व है। और वेनेजुएला के इंसिडेंट के कंटेक्स्ट में ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अब इसमें जरूरी नहीं कि आप टॉप 10 याद करो, टॉप 5 याद करो। मेरे हिसाब से अगर आपको टॉप 3 पता है और इंडिया की रैंकिंग कहीं पर है तो वो पता है, तो दैट्स मोर देन इनफ। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि भाई विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स? तो आई एम श्योर एवरीवन नोस इट नाउ कि इट इज अ वेनेजुएला, एंड दैट इज द रियल रीजन व्हाई यूएस हैज इंटरवीन इन वेनेजुएला। ओके, इसके बाद प्रूवन ऑयल रिजर्व मतलब कि एक्सट्रैक्शन नहीं, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, पर अगर जमीन के नीचे देखा जाए, बिलो आपके ओशन देखा जाए, तो सबसे बड़े ऑयल रिजर्व जो प्रूवन है कि पता है, वो किसके पास है? वेनेजुएला के पास है। सेकंड पे सऊदी अरेबिया और थर्ड पे ईरान है। ओके, तो ये 3 कंट्रीज हो जाएंगे। इसके बाद यहां पे आ गया ऑयल प्रोडक्शन, यानी कि इनके पास सबसे बड़ा तेल का भंडार नहीं है, ऑयल रिजर्व्स नहीं है, बट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ये लोग कर रहे हैं जितना भी ऑयल है इनके पास, जिसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूएस है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। कहीं ना कहीं जब से यूएस को ऑयल रिजर्व मिले, शेल ऑयल गैस रिजर्व मिले, तब से यूएस का जो इंटरेस्ट है ऑयल में थोड़ा कम हुआ है। इतना भी कम नहीं हुआ इसलिए वेनेजुएला में अटैक करा है, बट थोड़ा कम हुआ है। और उसने तब से ही बराक ओबामा और इन्होंने जो आइसोलेशनिज्म की जो पॉलिसी थी, या फिर जो मिडिल ईस्ट में नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी थी, तब से इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। बिकॉज अब उसको ऑयल का इतना रिक्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि वो खुद ही खूब सारा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। सेकंड पे अगेन यहां पर भी सऊदी अरेबिया है, और थर्ड पे प्रोडक्शन की बात करी जाए तो यहां पे रिजर्व्स है। ओके, यहां पे लिखा भी है शेल ऑयल प्रोडक्शन, शेल टाइप के एक ये अंडर वाटर मिलता है आपको, और इसके थ्रू आपका ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो ये ऑयल प्रोड्यूसर्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू नो, ऑयल कंजम्पशन में सबसे ऊपर कौन है? तो आप देख सकते हैं ऑयल प्रोड्यूस भी कर रहा है, बट सबसे ज्यादा कंज्यूम भी कौन करता है? आज भी यूएस ही करता है। यू कैन सी हियर कि यूएस को क्यों वेनेजुएला में इतना इंटरेस्ट है, बिकॉज ये सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर भी है। उसके बाद में द यूजुअल सस्पेक्ट्स, इट सेकंड इज चाइना, थर्ड इज इंडिया। तो थर्ड इंडिया की रैंक है, तो ये इंडिया की रैंक भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, एक लाइन जो मैंने लिखी है ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर इंडिया जो कंजम्पशन में थर्ड नंबर पे है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सा सेक्टर है? सो इट इज योर ट्रांसपोर्ट सेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सेक्टर है फॉर बिकॉज ऑफ विच ऑयल कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है? तो इट इज द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो यहाँ पे इंपोर्ट जो है ऑयल का वो इसलिए हो रहा है। ऑयल एक्सपोर्टर्स की बात करी जाए,
अब देखिए, ऑयल रिजर्व्स होना अलग बात है, ऑयल प्रोडक्शन होना अलग बात है, कितने लोग हैं जो प्रोड्यूस करते हैं बट उसमें एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, तो उसमें टॉप पे सऊदी अरेबिया है, सेकंड पे रशिया है और थर्ड पे यूएस है। ओके, तो ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्ट्स की बात करी जाएगी तो फर्स्ट पे सऊदी अरेबिया है, सेकंड पे रशिया है और थर्ड पे यूएस है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सऊदी अरेबिया रिमेन्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वेरी इंपॉर्टेंट। टॉप 3 ग्लोबल ऑयल इंपोर्टर्स, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई ऑयल खरीद रहा है, अब जरूरी थोड़ी ना जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है उसी से ही इंपोर्ट किया जा रहा हो, और हो सकता है कि प्रोड्यूसर कोई हो बट खुद ही कंज्यूम कर रहा है तो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, जैसे कि यूएस प्रोडक्शन तो बहुत कर रहा है बट एक्सपोर्ट नहीं करता क्योंकि खुद ही सारा कंज्यूम कर जाता है। लेकिन कुछ कंट्री है जो इंपोर्ट कर रही है दूसरी जगहों से, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां पे हो रहा है, वहां पे हो रहा है चाइना से। लेकिन आप सेकंड नंबर पे देखिए कौन है, यूएस है, तो सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है वो पूरा खुद कंज्यूम कर रहा है, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी कर रहा है और उसके बाद उसे थोड़ा इंपोर्ट भी करना है। तो अगर आपके पास ऑयल है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो खुद ही यूज कर लो, इंपोर्ट क्यों करना है? इट इज बिकॉज की क्वालिटी में डिफरेंस होता है, तो कुछ इंडस्ट्रीज में स्पेसिफिक ग्रेड ऑफ ऑयल चाहिए होता है, इसलिए उस ऑयल को यूएस इंपोर्ट करता है। और इसमें अगर इंपोर्ट्स की बात करी जाए, थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। तो चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, टॉप 3 ऑयल सप्लायर्स टू इंडिया, यानी ऑयल ट्रेड, इंडिया की ऑयल ट्रेड देखे तो इसमें टॉप 3 कौन है, तो फर्स्ट पे रशिया है, अभी भी करीब करीब 33% यानी 1/3 जो ऑयल इंपोर्ट्स हम कर रहे हैं वो अभी भी रशिया से, बिफोर यूएस थ्रेटन सैंक्शंस अगेंस्ट और उसके बाद हमने थोड़ा डाइवर्सिफाई करा, करीब करीब 40% हम रशिया से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर चुके थे पिछले 2 साल में, लेकिन अब हमने थोड़ा सा रिड्यूस करा, बट स्टिल इट इज 1/3 ऑफ आवर टोटल इंपोर्ट्स। सेकंड पे इराक है और थर्ड पे सऊदी अरेबिया, बट यू कैन सी द गैप हियर कि कितना गैप है, थोड़ा बहुत हमने डाइवर्सिफाई करके यूएस से भी इंपोर्ट स्टार्ट करा है, बट यूएस अभी टॉप 5 में भी नहीं है। दीज आर द प्राइमरी कंट्रीज। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस रीजन से सबसे ज्यादा ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है, तो इट वुड नॉट बी रशिया या अमेरिका, इट वुड बी मिडल ईस्ट। अगर रीजन पूछ लिया जाए कि किस रीजन से इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, तो इट इज गोइंग टू बी मिडल ईस्ट। ओके, और अगर हम मिडल ईस्ट को पूरा एक रीजन माने, एक सिंगल कंट्री होता मिडल ईस्ट, तो सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व ऑब्वियसली मिडल ईस्ट में ही होता। ओके, तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, प्लीज 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 इसको कहीं पे आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। लाइक आई सेड कि एक हम यहाँ पे लीगल कंसेप्ट भी पढ़ लेंगे। अब ये छोटी सी न्यूज है, मोस्ट प्रोबेबली आपने इसको स्किप ही कर दिया होगा, और वैसे इस न्यूज से कोई मतलब नहीं है, बट इस न्यूज में 2 कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो न्यूज तो ये है कि जो डेरा सच्चा सौदा के चीफ थे गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान, उनको 20 साल की जेल टर्म मिली हुई है फॉर रेपिंग 2 माइनर्स। जो उनके 2 फॉलोवर्स थे, उनको रेप करने की वजह से यहाँ पे उनको 20 ईयर का जेल टर्म वो सर्व कर रहे हैं। लेकिन बिकॉज ही हैज वेरी गुड पॉलिटिकल कनेक्शन, एलिजिडली ही हैज वेरी गुड पॉलिटिकल कनेक्शन अक्रॉस पार्टी लाइन, इसलिए उनको अगर जेल से बाहर आना होता है छोटे मोटे टाइम के पीरियड के लिए, तो वो इजीली परोल या फरलो के ऊपर पे, परोल पे और फरलो के ऊपर पे के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ओके, जैसे एक रिपोर्ट आई थी कि शायद साल के 365 डेज में 100 डेज प्लस तो ये जेल के बाहर रह जाते हैं, क्योंकि इनके कनेक्शन अच्छे हैं, तो इनको जो परोल होती है वो कोर्ट से इजीली मिल जाती है। आई डोंट नो कितना सच है, बट येस दिस इज द एलिगेशन अगेंस्ट देम। ओके, तो यहाँ पे 40 डेज की इनको परोल मिल गई है। अब ये परोल क्या होता है, फरलो क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि परोल पे वो जो पर्सन है जो जेल में था, कन्विक्ट था, वो बाहर आ गया। एक तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक आपने बेल बहुत सुना होगा। अब बेल और परोल में क्या फर्क होता है, तो बेल हमेशा याद रखना, बेल किसी कन्विक्ट को नहीं मिलती, जो अभी जेल में सजा काट रहा है उसको बेल नहीं मिलती है, बेल मिलती है एक्यूज को जो ट्रायल पे है, जो ट्रायल जिसका चल रहा है, जिसपे अभी तक जिसको कन्विक्ट नहीं किया है कोर्ट ने, उसको मिलती है बेल। और एक बार वो कन्विक्ट हो गया तो अब बेल नहीं मिलती है। बेल का जो पर्पस होता है वो सिर्फ एक्यूज जो ऑन ट्रायल है उसको देने का होता है। एक बार जब पर्सन कन्विक्ट हो जाता है तो उसके बाद में उसे बेल नहीं मिलती, तब ऑप्शंस होते हैं उसके पास परोल के और फरलो के। अब जो ये फरलो है, इट वाज लेसर टॉक्ड अबाउट एंड बहुत कम इसको न्यूज में पढ़ा जाता था, बट रीसेंट ईयर्स में फरलो जो एक और टूल होता है टेम्पररी बाहर आने के लिए इस कन्विक्ट के पास में, वो अब क्योंकि न्यूज में ज्यादा आ रहा है, स्पेशली इन सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम के केस के अंदर में, इसलिए हमें फरलो भी समझना जरूरी है। अब दोनों सिचुएशन में क्या है, अगर कोई जेल में अपनी सेंटेंसिंग को वहां पे कंप्लीट कर रहा है, तो उस बीच में टाइम टू टाइम
बिकॉज हमारा ये मानना है कि जो पनिशमेंट दी जाती है, जो जेल टर्म होता है, वो पर्सन को सिर्फ पनिशमेंट के लिए नहीं होता है। जेल टर्म जो होता है वो पनिशमेंट के लिए नहीं होता, वो रिफॉर्मेशन के लिए भी होता है। तो ये जो पर्सन है, ये 20 साल बाद वापस से सोसाइटी में इजीली इंटीग्रेट हो जाए, और इसने जो गलती करी है उसकी सजा इसके पेरेंट्स को ना मिले, इसके फैमिली को ना मिले, इसके फ्रेंड्स को ना मिले, फ्रेंड्स को क्या, फैमिली को तो ना मिले एटलीस्ट। इसलिए टाइम टू टाइम अपने सोसाइटल पर्पसेस के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए ये पैरोल और फरलो के ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पर्पस पनिशमेंट का होता है रिफॉर्मेशन, कि हम इस पर्सन को रिफॉर्म करना चाहते हैं और वापस से सोसाइटी में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो पैरोल और फरलो का जो ऑप्शन होता है वो इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं, पैरोल है, फरलो है। ये जो कंसेप्ट है आपके पैरोल और फरलो के, ये आपके किसी क्रिमिनल कोड में नहीं दिए गए, इसके लिए दो अलग लॉज हैं। एक तो आपका है प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है, बिफोर इंडिपेंडेंस का है। आज भी जो पैरोल दी जाती है वो इस लॉ के अंडर में दी जाती है। या फिर हर स्टेट के पास में पावर होती है पैरोल और फरलो के रूल्स बनाने के लिए। तो जो प्रिजन मैनुअल होती है, हर स्टेट का अलग प्रिजन मैनुअल होता है, प्रिजन रूल्स होते हैं। उन प्रिजन रूल्स के अंदर में वहां पे पैरोल और फरलो किन कंडीशंस में दिया जाएगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, उसकी कंडीशंस क्या होगी, वो वहां पे प्रिजन रूल्स में होगी। तो प्रिजन एक्ट 1894 में तो ऐसा कम यूज किया जाता है इसको, इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट स्टेट्स ओनली। तो यहाँ पे जैसे वो हरियाणा की अगर प्रिजन में है, तो हरियाणा के जो प्रिजन रूल्स है, मैनुअल्स है, उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड किया जाएगा कि उनको पैरोल या फरलो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहले पैरोल का कंसेप्ट क्या है? पैरोल एक कंडीशनल एंड टेम्पररी रिलीज ऑफ अ प्रिजनर है। कोई फुल रिलीज नहीं है कि उसको अब हमने फ्री कर दिया, रेमिट कर दिया, रेमिशन जिसे बोलते हैं। यहाँ पे टेम्पररी पीरियड के लिए निकाला जाता है और कंडीशनल होता है। यानी कि कोर्ट ऐसा नहीं है कि उसको बिना कंडीशन के छोड़ देगा कि कोई कंडीशन नहीं है, ये कंडीशनल होता है। और ये एक प्रिविलेज है, कोई लीगल राइट नहीं है। मतलब कि पैरोल कोई ये नहीं कह सकता जो कन्विक्ट है कि ये मेरा लीगल राइट है, आपको मुझे पैरोल देनी पड़ेगी। इट्स अ प्रिविलेज। तो अगर स्टेट प्रिजन रूल्स के अंडर में गवर्नमेंट एग्री करती है, कोर्ट एग्री करता है, तो आपको पैरोल अलाउ होगी, अदरवाइज आपको पैरोल अलाउ नहीं होगी। यूजली किन ग्राउंड्स होते हैं, कैसे ग्राउंड्स में पैरोल दी जाती है? जैसे कि किसी क्लोज फैमिली मेंबर, पेरेंट्स की, स्पाउस की, या किसी क्लोज रिलेटिव की, चाचा ताऊ की, उनकी कोई डेथ हो जाए तो उस केस के अंदर में ये आपको पैरोल का अलाउ किया जाता है। सीरियस इलनेस है किसी रिलेटिव की, कोई हॉस्पिटलाइज है, तो उनसे मिलने के लिए भेजा जाता है आपको। किसी ब्लड रिलेटिव की मैरिज, आपसे ब्लड से कोई रिलेटेड है, तो उसकी अगर कोई शादी है तो उसके लिए, और स्पेसिफिकली अगर आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, तो इन केसेस में दीज आर द कॉमन ग्राउंड्स। तो ये ग्राउंड्स याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक आइडिया होना चाहिए आपको कि अगर लीगल का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आप करोगे। ओके, तो इन ग्राउंड्स पे दिया जाता है। और क्या कंडीशंस होती हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंटली, ये जो आपको पैरोल मिलती है, ये स्पेसिफिक पर्पस इमरजेंसी, तो 4-5 ग्राउंड्स बता दिए मैंने, स्पेसिफिक पर्पस या इमरजेंसी के लिए पैरोल मिलेगी, यानी आपको जनरल पैरोल नहीं मिलती है कोई। ओके, पैरोल में जो आप पीरियड स्पेंड करते हो, लेट्स से अगर आपको 20 साल की सजा हुई है, तो वो जो दिन होते हैं जब आप पैरोल पे बाहर होते हैं, वो दिन आपके सेंटेंसिंग में काउंट नहीं होते हैं। तो मान लो अगर आपको लेट्स से 50 दिन की, 100 दिन की सजा हुई है, उसमें आप 20 दिन पैरोल पे थे, तो जो 20 दिन है आप जिस टाइम बाहर थे, वो आपकी टोटल सेंटेंस में काउंट नहीं होगा। यानी कि आप अगर लेट्स से 5 जनवरी को बाहर आ जाते, तो अब आप 25 जनवरी को बाहर आओगे, बिकॉज क्यों? क्योंकि वो 20 दिन काउंट नहीं हुए हैं। मल्टीपल टाइम्स ग्रांट करी जा सकती है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि अपने पूरे इंप्रिजनमेंट में या साल भर में या महीने में एक बार मिलेगी आपको ये। तो ये जो पैरोल का पीरियड है, जो पैरोल है, ये आपको मल्टीपल टाइम्स दी जा सकती है। कौन करता है? तो यूजुअली डिविजनल कमिश्नर या स्टेट होम डिपार्टमेंट, स्टेट पे डिपेंड करता है, बट यूजुअली जो स्टेट होम डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर में ऑफिशियल्स होते हैं जो ये ग्रांट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पैरोल क्या होता है? तो एक तो रेगुलर पैरोल होती है, तो जनरल फैमिली इमरजेंसीज के लिए, पर्सनल रीजंस के लिए दी जाती है 1 महीने के लिए, और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और कई बार इमरजेंसी पैरोल दी जाती है, जो सडन और ग्रेव इमरजेंसी में दी जाती है, जनरली फॉर 24 से 48 आवर्स, और प्रिजनर्स में रिमेन अंडर पुलिस एस्कॉर्ट। तो यहाँ पे कंडीशनल होती है, तो याद रखना कि अगर आपको यहाँ पे इमरजेंसी या कस्टडी पैरोल दी जा रही है, तो ये रेगुलर पैरोल नहीं है। यहाँ पे तो इट इज नॉट नेसेसरी, रेगुलर पैरोल में तो आपके साथ में पुलिस एस्कॉर्ट नहीं होगा, बट यहाँ पे आपके साथ में पुलिस वाला भी भेजा जाएगा, पॉसिबली बिकॉज यू आर अ ड्रेडेड गैंगस्टर, या फिर देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू माइट रन अवे इफ नो वन इज लुकिंग एट यू। तो यहाँ पे 2 तरह की पैरोल बेसिकली होती है। ओके, और पैरोल की तरह ही एक और कंसेप्ट होता है फरलो। ये बहुत कम पता होता है, तो इसको आप कहीं पे लिख सकते हैं, तो कभी भी टाइम मिले तो इनको रिवाइज करना।
फरलो इज अ पीरियोडिक एंड प्लान्ड रिलीज ऑफ अ कन्फ्लिक्ट। तो जो लॉन्ग टर्म प्रिजनर्स होते हैं, जो लेट से 20 साल 30 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे होते हैं, उनको फरलो का यहाँ पे प्रोविजन होता है। अगेन ये भी एक प्रिविलेज है, दिस इज नॉट अ लीगल राइट। पीरियोडिक होती है और प्लान रिलीज होता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर में ये आपको कभी भी नहीं दी जाएगी, ये एक प्लान वे में दी जाती है। जैसे कि वो डिपेंड तो करेगा स्टेट के रूल्स के ऊपर पे, बट यूजली करा जाएगा कि साल में एक बार फरलो मिलेगी, या 2 साल के पीरियड में, या 5 साल के में। इस तरीके से वो एक प्लान रिलीज होती है। एंड द रीजन इज कि आप वापस से जो पर्सन है उसको सोसाइटी में इंटीग्रेट कर सको। ठीक है, लिंक्ड किससे होती है, तो ये हर किसी को नहीं मिलती। इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर आपका गुड कंडक्ट रहा है, आप डिसिप्लिन पर्सन थे इनसाइड प्रिजन, विच मींस कि पॉसिबली यू हैव रिफॉर्म्ड एज अ पर्सन, तो एज अ रिवॉर्ड आपको ये फरलो करी जाती है। बट अगेन इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। कब कब डिनाई करी जा सकती है कि अगर आपको छोड़ा जाता है तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। तो गुरमीत राम रहीम के बाहर आने पे अगर राइट हो जाए तो उस बेसिस पे आपको ये फरलो डिनाई की जाती है। सिक्योरिटी कंसर्न्स आर देयर, तो सिक्योरिटी के कंसर्न्स, आपकी डेथ का थ्रेट है आपको, तो फिर शायद डिनाई हो सकती है। लाइक्लीहुड ऑफ मिसयूज की फरलो जो है ये पर्सन मिसयूज कर सकता है, बिकॉज लेट्स से पॉलिटिकल कनेक्शंस है, तो फरलो डिनाई की जा सकती है। एलिजिबिलिटी कंडीशन वैसे डिपेंड करती है स्टेट रूल्स पे, लेकिन एक मिनिमम पीरियड इंप्रिजनमेंट यूजुअली कहा जाता है कि जब तक लेट्स से इसको मिनिमम 3 साल नहीं हो जाएंगे, 5 साल नहीं हो जाएंगे, उससे पहले फरलो नहीं मिलेगा। क्लीन कंडक्ट रिकॉर्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए जेल में जाके भी आप लड़ाइयां कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो, प्रिजनर्स प्रिजनर्स बाकी प्रिजनर्स उनको परेशान कर रहे हो, तो वहां पे आपका क्लीन कंडक्ट रोल नहीं होगा, शायद अलाउ नहीं हो। एब्सेंस ऑफ सिक्योरिटी रिस्क, अगर आप एक सिक्योरिटी रिस्क को लेट से आप भाग सकते हो, तो उस केस में शायद आपको फरलो नहीं हो। इसमें कौन देता है, जो डीआईजी होता है, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स, वो यहाँ पे इसको प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका फरलो। तो पैरोल है और फरलो है, दोनों आपको पता होनी चाहिए। हिंदू में आ जाते हैं, हिंदू पे ही न्यूज चल रहा है। एक और न्यूज आई है बहुत अच्छी, वैसे ये हम जो क्लास 12 स्टूडेंट्स है क्लास में इसको कवर कर चुके हैं, एंड इट इज विद रिगार्ड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बीइंग डन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कहने के लिए पाकिस्तान में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑल्दो उसका कोई पर्पस नहीं है, वो एक्चुअल में वर्क नहीं करता है शायद, क्योंकि वहां जो आर्मी चाहती है, आसिम मुनीर चाहता है करंटली, वही होता है। तो वहां पर फिर से एक अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, और उसका रिपरकशन ये है, उसका इम्प्लीकेशन ये है कि अब जो आपके सर्विंग आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं, प्लस जो आपके रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं, उनको एक एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दे दी गई। यानी कि आसिफ मुनीर आज के टाइम में एज अ आर्मी जनरल वो कुछ भी करे, तो ना तो अभी ना रिटायर होने के बाद में कोई भी जो कोर्ट है वो उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। इसके अलावा जो करंट उनका जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, उसका भी जुरिडिक्शन रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हाईएस्ट कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्रिएट कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन को रिड्यूस कर दिया है। अब ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट क्या करेगा, तो जितने भी जो नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स हैं, या अगर यहां पे कोई एक्शन भी लेना है आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स के ऊपर पे या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पे, तो अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेगा, इट इज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। अब अच्छी बात है, एक और ऊपर कोर्ट बना दिया, लेकिन यहां पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ले लेगा तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लेता तो अब उसके ऊपर कोर्ट ले रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगा, इसके जो मेंबर सिलेक्ट करे जाएंगे, जो जजेस होंगे, उनको आर्मी के लोग, उनको जो सिविलियन लीडरशिप है वो नहीं चूज करेगी, उनको जो मिलिट्री लीडरशिप है वो नॉमिनेट करेगी। तो कहीं ना कहीं कंप्लीट डोमिनेंस जो है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई। इसके अलावा इस अमेंडमेंट को हम एक कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, वहां पर एक नई पोजीशन, आर्मी में एक नई पोजीशन क्रिएट करी गई है, विच इज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तो जैसे यहां पे सीडीएस होता है, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, यहां पे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स एक पोजीशन क्रिएट करी है, जो आर्मी जनरल होगा उसको ही दी जाएगी। एंड दिस पर्सन जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होगा, ये आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के सुपीरियर होगा। ओके, तो इट इज नॉट जस्ट अ पोजीशन अबव द आर्मी, बट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के भी ऊपर एक पोजीशन होगी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। पहले से वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो था ही, जो आर्मी का हेड होता है, तो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होगा वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी होगा। और करंटली कौन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स है, अभी वो आसिम मुनीर है। ओके, तो ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की पोजीशन इसलिए क्रिएट करना जरूरी था, क्योंकि जो सीडीएफ है, इसको कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है अंडर 27 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। जैसे कि क्या करा गया है, जो ये सीडीएफ होगा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होगा, इट वुड बी अनदर अथॉरिटी विच वुड बी इन्वॉल्व इन नेशनल सिक्योरिटी डिसीजंस,
डिफेंस कोऑर्डिनेशन एंड इंटरनल स्टेबिलिटी पावर्स। तो यहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे होंगे, लोकल सिक्योरिटी के, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर इंटरनल मैटर्स होंगे, उन सब में सीडीएफ वो इन्वॉल्व होगा। तो आप ऐसे समझिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साइड में एक और पर्सन बैठा है। प्राइम मिनिस्टर तो है, वो तो नरेंद्र मोदी तो वैसे ही बैठे हैं, बट जो आपका सीडीएस है, ही इज द वन एक्चुअल पर्सन जो ये डिसाइड कर रहा है कि हमें पाकिस्तान पे वॉर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इंडिया या पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, या फिर इंटरनली डिफरेंट स्टेट के साथ हमारे कैसे रिलेशन होने चाहिए। ये हमारी सिविल लीडरशिप डिसाइड नहीं कर रही, हमारी मिलिट्री लीडरशिप डिसाइड कर रही है। तो ये सीडीएफ को यहां पे एक प्रॉपर पार्ट बना दिया गया डिसीजन मेकिंग का। अभी तक क्या था, ये ऑन पेपर नहीं हो रहा था, बट रियलिटी में हो रहा था, लेकिन अब क्या ऑन पेपर भी चेंज करके उसको एक पोजीशन प्रोवाइड कर दी गई है। सेकंड क्या है, इट रिड्यूसेस द इफेक्टिव अथॉरिटी। और क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे ये एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है टू होम, सर्विंग मिलिट्री चीफ, फॉर्मर मिलिट्री चीफ। तो जब भी कोई मिलिट्री चीफ ने कोई डिसीजन लिया है और लेट्स से उसने क्लेम करा कि ये डिसीजन मैंने नेशनल सिक्योरिटी में लिया है, तो अब यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो सीडीएफ के अगेंस्ट में, आर्मी के पर्सनल्स के अगेंस्ट में, चाहे सर्विंग हो चाहे फॉर्मर हो, उनके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा। और ये जैसे बताए हुए इम्यूनिटी कहां का अप्लाई होगी, सर्विस में वो जो भी एक्शंस ले रहे हैं उन सब पे वो इम्यूनिटी अप्लाई होगी। कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, कोई सिविल सूट भी फाइल नहीं करेगा, कंपटीशन के भी केस फाइल नहीं कर सकते हो, कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, कोर्ट की अवमानना, कोर्ट का कंटेम्प्ट भी इनके अगेंस्ट में नहीं होगा। और ये कोई टाइम बाउंड नहीं है, मतलब रिटायरमेंट के बाद में भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। और सेकंड पॉइंट तो मैंने आपको, थर्ड पॉइंट तो मैंने बता ही दिया है, जुडिशियल रिव्यू को भी कर्टेल कर दिया गया है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं वो यहां पे कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। ओके, इसके ऊपर क्या होगा, एक और न्यू फेडरल कोर्ट किया गया है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, एफसीसी। एफसीसी क्रिएट करा गया है, जिसके पास एक्सक्लूसिव ऑथोरिटी होगी फॉर नेशनल सिक्योरिटी केसेस, मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट एंड 27th अमेंडमेंट के अंदर में चैलेंजेस अगर कुछ करने हैं। तो अगर ये 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, मान लो ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इंडिया में कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान में कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। और 27th अमेंडमेंट ने क्या करा, कोर्ट क्रिएट करा, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ये कोर्ट क्रिएट करा है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज करना है तो कौन देखेगा, फेडरल कोर्ट ही करेगा। अब आप ये सोचिए, अगर कोई लॉ है वो एक बॉडी क्रिएट करता है, तो वो बॉडी ही डिसाइड करेगी वो लॉ सही है नहीं है। तो क्या वो बॉडी कह सकती है कि नहीं ये लॉ गलत है, क्योंकि अगर वो लॉ गलत हुआ तो वो एफसीसी गलत हो जाएगी, तो फिर वहां पे वो एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। तो यहां पे उसी को ही पावर दे दी गई है, और रेगुलर कोर्ट्स को इन मैटर्स में, नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स में इंटरफेयर करने से मना करा है। लेकिन प्रॉब्लम कहां स्टार्ट होती है, क्योंकि ये जजेस हैं, जो एफसीसी के जजेस होंगे, इनको अपॉइंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा, मिलिट्री लिंक कमिटीज करेंगी। एग्जीक्यूटिव जो मिलिट्री की बातें सुनता है, और मिलिट्री की कमिटीज बना दी गई हैं जो यहाँ पे इनको अपॉइंट करेंगी। तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट डोमिनेंस यहाँ पे स्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ही ऑफ द मिलिट्री। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा। अगेन यही फायदा होता है दो न्यूज़पेपर का, न्यूज़ एनालिसिस का, कि कुछ न्यूज जो वहां नहीं आई यहाँ पे कवर है, और यहाँ पे आपके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ऑल्सो स्टूडेंट्स, आपको जो आपके मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो याद होने चाहिए। ठीक है, तो आज मैं एक कैबिनेट मिनिस्टर आपसे पूछ लेता हूं, वेरी सिंपल, मिनिस्टर ऑफ पावर बता दीजिए, बहुत सिंपल है ना। मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है करंटली, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है। तो यहाँ पे आपके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनका नाम बता देता हूं, शिवराज सिंह चौहान, जो पहले एमपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया ने ऑफिशियली चाइना को सरपास कर दिया है इन राइस प्रोडक्शन। ओके, आई डोंट नो ये अच्छी बात है या नहीं है, बिकॉज जब आप राइस प्रोड्यूस करते हो तो राइस प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होती है, यानी कि उसका आपने कोई बहुत ज्यादा प्राइस पे नहीं बेचोगे। और दूसरा, राइस प्रोडक्शन जो है ये बहुत ही ज्यादा वाटर कंज्यूमिंग है। तो अगर आप राइस को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कोई ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ राइस एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप वाटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया का वाटर भी एक्सपोर्ट हो रहा है। सो इसी के अगेंस्ट में कोई ऐसी कंट्री जो वाटर को लेके बहुत ज्यादा क्या कहेंगे, कोई कंट्री जो वाटर को लेके बहुत ज्यादा सिक्योर है कि आई वांट टू सेव माय वाटर, आई वांट टू कंजर्व माय वाटर, वो पॉसिबली राइस नहीं उगाएगी, वो इंडिया से राइस यहाँ पे अपने पास इंपोर्ट कर लेगी और कुछ और चीज उगाएगी, या किसी और जगह से वो पैसा बनाने की कोशिश करेगी, जैसे कि चाइना। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट दिस इज द करंट सिचुएशन कि राइस प्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो इंडिया जो है वो टॉप पे आ चुका है बिफोर चाइना।
एक टाइम पे अगर हम 2 साल पहले तक भी देखें, 23 तक भी देखें, तो इट वाज चाइना विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बट नाउ इट इज इंडिया, देन चाइना एंड देन बांग्लादेश। तो ये राइस प्रोडक्शन में सबसे बड़े हैं। एक्सपोर्टिंग में भी कौन है सबसे ऊपर? इंडिया है, फिर थाईलैंड है, फिर वियतनाम है। तो ये दोनों जगह पे टॉप पे कौन आ गया? इंडिया आ गया। राइस प्रोडक्शन में भी इंडिया, एक्सपोर्टर में भी इंडिया। कंज्यूमर में कौन है? देखिए कंज्यूमर में है चाइना। ओके, कंज्यूमर में कौन है? चाइना। तो ये तीनों के टॉप पता होने चाहिए, इंडिया की पोजीशन भी पता होनी चाहिए। जैसे कि यहां पे इंडिया टॉप पे, यहां पर भी टॉप पे, कंजम्पशन में इंडिया सेकंड के ऊपर पे है। ओके, अगर वैसे एक और इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूं, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है तो कोई कम भी खा रहे हैं, लेकिन सब खा रहे हैं तो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर पर कैपिटा बेसिस पे देखो कि पर पर्सन सबसे ज्यादा कंजम्पशन कहां पे है राइस का, तो वो है आपके नेबरहुड में म्यांमार। तो ये एक अलग से पॉइंट आप लिख सकते हो। पर कैपिटल कंजम्पशन में आप देखोगे तो इट इज गोइंग टू बी म्यांमार एंड नॉट इंडिया और चाइना। तो ये रैंकिंग्स भी आप पता कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लाइक आई सेड अगेन, एक और ऐसी न्यूज जो आपकी शायद मिस आउट हो सकती है, विच इज रिलेटेड टू अगेन ऑयल प्रोडक्शन। आज देखिए 3 न्यूज हो चुकी हैं जहां पे हम ऑयल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट सेक्टर्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, और यहाँ पे ओपेक प्लस की बात, ओपेक अलग है, ओपेक प्लस अलग है। ओके, ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि इन द नेम में लिखा हुआ है कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज का ग्रुप है। तो कहने को तो ये एक कार्टेल ही है कि सबने मिलकर डिसाइड कर लिया, पेट्रोल बेचने वाली कंट्रीज ने, कि हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि ऑयल की प्राइस क्या होगी। ओके, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्रिएट हुई थी 1960 में, बिकॉज इससे पहले क्या था कि जिस भी कंट्री को ऑयल बाय करना था वो इन दोनों जितनी भी कंट्रीज थी उनके पास में जाता था, और जहां पे उसे बेस्ट प्राइस मिलती थी वहां पे बाय करता था। तो सारे कंट्रीज जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी वो एक दूसरे से कंपीट करती थी, कम से कम प्राइस कोट करती थी, लेकिन उससे क्या हो रहा था? प्राइसेस बहुत लो हो रही थी और इनको लॉसेस हो रहे थे, इनको फायदा नहीं हो रहा। तो इन सबने डिसाइड करा कि अगर हम सब एक हो जाएं तो हम प्राइस डिसाइड करेंगे, और फिर हम यहाँ पे जिसको बेचना चाहेंगे, जिस रेट पे बेचना चाहेंगे उस पे बेचेंगे, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो 1960 में ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है। कहां पे हुई थी? बगदाद के अंदर में हुई थी, बगदाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो ये नाम ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फाउंडिंग 5 मेंबर्स हैं, फाउंडिंग 5 मेंबर्स हैं, फाउंडिंग 5 मेंबर्स है, और 5th मेंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इज वेनेजुएला मेंबर ऑफ ओपेक? अगर आपसे पूछ लिया जाए सो योर आंसर शुड बी यस। ठीक है, दिस कंट्री इज अ मेंबर। तो 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। दीज वर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। ओके, और इसको हेडक्वार्टर किया गया वियना ऑस्ट्रिया के अंदर में। ओके, सो दे वांटेड टू यूनिफाई पेट्रोलियम प्राइसेस टू स्टेबलाइज द इंटरनेशनल ऑयल मार्केट। अदरवाइज क्या था, वहां पे जो इनस्टेबिलिटी थी मार्केट में वो बहुत ज्यादा होती थी। तो ओरिजिनली 1960 में जब बना था तो 5 मेंबर्स है, बट आपसे जो एग्जामिनर है वो करंट मेंबर्स भी पूछ सकता है। तो बिकॉज 12 ही मेंबर्स है तो 12 तो पता होना ही चाहिए, बट इसके अलावा आई वुड सजेस्ट यू कि कंट्रीज भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, जो फाउंडिंग मेंबर्स 5 हैं वो भी पता होने चाहिए, करंट मेंबर्स जो है वो भी पता होने चाहिए, और इनके नाम भी पता होने चाहिए। एंड ऑब्वियसली यू शुड नो कि इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ इट, यूएस इज नॉट पार्ट ऑफ इट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंटली रशिया इज नॉट पार्ट ऑफ इट। रशिया जो एक ऑयल एक्सपोर्टर है वो भी इसका पार्ट नहीं है, बट जितने भी इंपॉर्टेंट मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो सब इसका पार्ट है। ओके, इवन सऊदी अरेबिया, ईरान जो एक दूसरे के आर्च एनिमी नहीं है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 12 कंट्रीज जो हैं जो सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर मेंबर्स ऑफ ओपेक। कितने बड़े प्रोड्यूसर्स हैं कि ये 80% ऑफ ग्लोबल प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, इनको यहाँ पे ये कंटेन रखते हैं, एंड दे प्रोड्यूस अराउंड 30% ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल। तो ये कितना प्रोड्यूस करते हैं? 30% ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल यहाँ पे ये प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इसके अलावा ओपेक तो ये हो गया, एक ओपेक प्लस और होता है। तो ओपेक प्लस क्या था? अब देखिए 1960 में ऑर्गेनाइजेशन बनी, 12 मेंबर्स बने। एक टाइम के बाद इन्होंने बाकी कंट्री जो इतने बड़े प्रोड्यूसर्स नहीं थे उस टाइम पे, उन्होंने इसको मेंबर नहीं बनाया। तो बाकी कंट्रीज ने क्या करा, जो नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उन्होंने अपना एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया जिसका नाम हुआ ओपेक प्लस। ये बहुत रिसेंट ग्रुपिंग है जो 2016 में क्रिएट हुई थी, बिकॉज देयर वाज अ शार्प ऑयल फॉल इन ऑयल प्राइसेस। सो नॉट अ वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। 2016 में सॉरी ये हुई थी क्योंकि 2014-16 वाज अ टाइम जब ऑयल मार्केट क्रैश हो रहा था, एंड द रीजन बिहाइंड इट वाज कि ओपेक कंट्रीज तो प्राइस डिसाइड कर रहे थे अपनी, बट ओपेक प्लस जो था वो किसी भी ग्रुपिंग के पार्ट नहीं थे, नॉन ओपेक कंट्रीज, तो वो अपने प्राइजेस को वहां पे
कम से कम रख रहे थे सो दैट दे कैन कम्पीट विद दिस कंट्री, और इस वजह से ऑयल मार्केट क्रैश हुआ। तो फिर ओपेक प्लस इन्होंने एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, ये कोई फॉर्मल ग्रुपिंग नहीं है, एक हेडक्वार्टर नहीं है इनका कहीं पर भी, इन्होंने एक अपना ग्रुपिंग क्रिएट करा, इट वाज लेड बाय रशिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर जो आपको पता होना चाहिए ओपेक प्लस का इज रशिया। तो रशिया जो जिसके पास बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व्स निकला, इट बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसने ओपेक प्लस यहां पे बनाया टू कोऑर्डिनेट बिटवीन ओपेक एंड नॉन ओपेक मेंबर्स सो दैट ये वर्ल्ड ऑयल प्राइस है उनको स्टेबलाइज कर सके। तो इसके अंदर में 12 ओपेक मेंबर्स हैं और प्लस 10 मेजर नॉन ओपेक ऑयल कंट्रीज है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रशिया है। ओके, एग्जामिनर अगर आपसे कोई ओपेक प्लस का इंपॉर्टेंट कंट्री पूछेगा या ये पूछेगा विच ऑफ द कंट्री इज पार्ट ऑफ ओपेक प्लस बट नॉट ओपेक, तो वो शायद रशिया आपसे पूछना चाह रहा है। 22 कंट्रीज आर देयर, मेन जॉब क्या है ओपेक प्लस का, टू कोऑर्डिनेट बिटवीन ओपेक एंड नॉन ओपेक मेंबर्स सो दैट यहाँ पे ऑयल मार्केट है उसको स्टेबलाइज करा सके जा सके। एट द सेम टाइम जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज हैं, कंट्रीज हैं, उनके इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। हाउ बिग इज द शेयर ऑफ दीज ओपेक कंट्रीज, ओपेक प्लस कंट्रीज, तो ये करीब करीब 50% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन जो है इट इज अंडर दीज ओपेक प्लस कंट्रीज। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यूएस इज नॉट अ मेंबर ऑफ दीज कंट्रीज ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे ये ओपेक और ओपेक प्लस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस दोनों न्यूज़पेपर से। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपके आज के 20+1 एक बोनस क्वेश्चन के साथ 20 जी के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने न्यूज अच्छे से देखा है तो आप इजीली इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। मॉनरो डॉक्ट्रिन किस ईयर में आई थी? तो पहली चीज हमने यही पढ़ी है, मॉनरो डॉक्ट्रिन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये किस साल में आई थी? इट केम इन द ईयर 1823। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ वेनेजुएला इन 99 एंड लॉन्च द बोलिवेरियन रेवोल्यूशन? अब देखिए, एग्जामिनर जो होता है वो आपसे वेनेजुएला के केस के अंदर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूर से पूछ सकता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूगो चेवेस। तो ये चीज भी आपके लिए काम की हो जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व अंडरटेकन बाय यूएसए। ओके, डेट इज जनवरी 4th 2026। ओके, ये पूछ सकता है आपसे, इट वॉज कंडक्टेड बाय डेल्टा फोर्स। थर्ड का आंसर डी हो जाएगा। फोर्थ पे आते हैं, ध्यान से पढ़ना, आर्टिकल्स पूछ रहा है तो ध्यान से पढ़ना। पूछा क्या है, अंडर द यूएन चार्टर विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द स्टेट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो यहां पे ये आपसे सेल्फ डिफेंस का आर्टिकल पूछ रहा है, नॉट सेल्फ डिफेंस का, यूज ऑफ फोर्स का आर्टिकल पूछ रहा है, तो वो है आर्टिकल 2 का पार्ट, और स्पेसिफिकली अगर पूछेगा तो आर्टिकल 2 clause 4। तो अगर ऑप्शन थोड़े और डिफिकल्ट होते, 2 clause 1 होता, 2 clause 2 होता, 2 clause 4 होता, और लेट से 51 होता, तो आपको याद रखना आर्टिकल 2 clause 4 या आर्टिकल 2 यहां पे आंसर होगा। यहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोविजन ऑफ यूएन चार्टर रिकॉग्नाइज द इनहेरेंट राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस? तो जैसे यूएस ने यहाँ पे आर्टिकल 51 को वायलेट करा है, जो सेल्फ डिफेंस की बात करता है, क्योंकि आप किसी केस में, एक ही केस में फोर्स यूज कर सकते हो जब आप पे कोई आर्म्ड अटैक करे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आफ्टर द कैप्चर ऑफ निकोलस मडुरो हु वाज अपॉइंटेड एक्टिंग प्रेसिडेंट बाय वेनेजुएलास सुप्रीम कोर्ट। तो निकोलस मडुरो के कैप्चर के बाद में किसको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्पेसिफिक है। आप ये याद रखना, शायद अगले 10 दिन, 15 दिन में, महीने, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट चेंज हो सकता है, नया प्रेसिडेंट भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, जस्ट निकोलस मडुरो के कैप्चर के बाद में किसको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया? तो उनके वाइस प्रेसिडेंट, जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट थी, उनको, डेल्सी रॉड्रिगोस, उनको बनाया गया। तो ये नाम आपको याद रखना है। 6 का आंसर ए है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री करंटली possesses द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड? अभी वो कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स को यहाँ पे possess करती है? सो दैट कंट्री इज ऑब्वियसली वेनेजुएला। तो 7th का आंसर डी हो जाएगा। विच कंट्री इमर्ज एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर? सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस किसने करा है? सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूएस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 8 का सी है। 9 पे आते हैं, Which country was the largest consumer of oil globally in 2026? सबसे ज्यादा ऑयल कंजम्पशन किसने करा है? तो सबसे ज्यादा ऑयल कंजम्पशन करा है यूएस ने। ठीक है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस आई वुड से, याद करना बहुत जरूरी है। और एक और चीज, कोशिश ये करना, ये क्वेश्चन जो आते हैं ना जहां पे आपको पता है, उसमें ऑप्शन बाद में पढ़ना हमेशा। इंडिया रैंक्स एट विच पोजीशन ग्लोबली इन ऑयल कंजम्पशन? तो टॉप पे तो आपका एक टॉप पे आपका चाइना है, चाइना के बाद यूएस आता है, और उसके बाद में कौन आ जाता है? इंडिया आ जाता है। इंडिया है थर्ड पे। तो 10 का आंसर सी है। 11 पे आते हैं,
विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर इन 2026? तो सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट किसने करा है? तो सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करा है सऊदी अरेबिया ने। तो 11th का आंसर है ए। ओके, बेस्ड ऑन ग्लोबल ऑयल ट्रेड ट्रेंड्स विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर? सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट किसने किया है? तो सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है चाइना। 12th का आंसर हो जाएगा डी। कंजम्पशन यूएस करता है और इंपोर्ट कौन करता है? इंपोर्ट में आ जाएगा चाइना। नेक्स्ट पे आ जाता है, विच कंट्री इज इमर्ज एज इंडियाज लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर इन रिसेंट ईयर्स? रिसेंट डेटा ही पूछा है आपका, 2026 के हिसाब से देखोगे सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कहां से करते हैं? तो हम अभी भी 33 से 35%, इवन दो देयर इज थ्रेट ऑफ सैंक्शन अगेंस्ट अस, किसके में हो रहा है? सो इस केस ऑफ रशिया ओनली। तो 13 का आंसर है बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ओपेक जो है वो स्टैब्लिश किस ईयर में हुआ था? ओपेक वाज स्टैब्लिश इन विच ईयर? सो इट वाज स्टैब्लिश इन 1960। तो 14 का आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओपेक? तो यहाँ पे देखिए फोकस मेरा किस पे? मेरा फोकस है बस इस पे, बिकॉज ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो 15 का आंसर है डी। इसलिए आई सेड ओपेक के मेंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे, ओपेक प्लस के तो फिर भी आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक लोकेटेड? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट कि किसी एक नॉन ओपेक कंट्री में आपका यहाँ पे होगा, वियना ऑस्ट्रिया में, वहां पे ओपेक का हेडक्वार्टर है। 16 का आंसर बी है। 17 पे आ जाते हैं, एज ऑफ 26 हाउ मेनी कंट्री डज ओपेक है? ओपेक प्लस नहीं पूछा, ओपेक पूछा। ओपेक में कितने मेंबर्स हैं? 12 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे मान लो 22 होता, कंफ्यूज मत हो जाना, 12 मेंबर्स हैं। 18 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ ओपेक? इनमें से कौन सी कंट्री है जो ओपेक का मेंबर नहीं है? मैंने क्या कहा था, रशिया के बारे में ही पूछने की कोशिश होगी। 18 का आंसर है ए। 19 पे आ जाते हैं, ओपेक प्लस वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश इन विच ईयर? ओपेक प्लस जो है फॉर्मली कब स्टैब्लिश हुई थी? तो इट वाज स्टैब्लिश इन 2016 आफ्टर द ऑयल मार्केट क्रैश और 2014 टू 16 पीरियड। 20 पे आ जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेट इन ओपेक प्लस ग्रुपिंग? ओपेक प्लस में कितने मेंबर्स हैं? तो उसमें है 22। तो 20 का आंसर सी हो जाएगा। फाइनली एक और बोनस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फाइनल क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस? तो करंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस भी इंडिया है और एक्सपोर्टर भी इंडिया ही है। ओके, विच इज नॉट अ गुड थिंग एटलीस्ट बाय माय ओपिनियन। ओके, सो 21 का आंसर हो जाएगा डी। ओके स्टूडेंट्स, आई नो आज थोड़ा सा लेंथी आपका न्यूज हो गया, बिकॉज जो पहली न्यूज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। स्टिल आई वुड से कि आप इस न्यूज को अच्छे से फॉलो करें, इसके नोट्स बना सकते हैं तो बनाइए। वैसे अगेन आई सेड वेनेजुएला का तो आपको मिल जाएगा मटेरियल, बाकी के पॉइंटर्स जो उनको आप कहीं पे लिख लीजिए, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इन 21 जी के क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक बनाना स्टार्ट करिए, सिर्फ क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर लिखिए, सो दैट आपके पास हर मंथ के एंड में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक हो अपने आप को रिवीजन के लिए कुछ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।